जो क्यूबिकल का कल्चर था वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे रोक रहा है कुछ बड़ा करने से। अगर आप कह रहे हो कि मैं आर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसका एक्चुअल में रीज़न ये होता है, एक्चुअल में आर्ट फिल्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत ही गलत वर्ड है। अगर आप वही करना चाहते हो तो फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना दो। तो आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि आप एक्चुअल में ड्रामा लिख नहीं पा रहे हो। आप शायद गंदी फिल्म बनाओ बट बोरिंग फिल्म मत बनाओ। ऑडियंस इतनी अभी इंटेलिजेंट हो गई, उनको आप थोप नहीं सकते कोई एक्टर भी उनके ऊपर। आपको दिखाना पड़ेगा उस एक्टर की, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन औकात ऑडियंस दिखा देगा। आपकी पिछले साल की एक बेहतरीन फिल्म आर्टिकल 370, कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला, कुछ लोगों ने बोला कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। तो आर्टिकल 370 का एक डायलॉग है जिसमें मेरा ओपिनियन पूरे फिल्म में समझ आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं बस कह रही हूँ कि प्रॉब्लम हमारी होगी। मुझे ये भी लगा कि बहुत लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा कहा बिना देखे। बहुत लोगों ने कहा कि पीएम मोदी जी को आपने दिखाया, अमित शाह जी का के कैरेक्टर को आपने दिखाया। तो अगर उनका रोल है, आप ऐसी फिल्म्स 370 टाइप आर्टिकल हटाना आप एक पीएम और एचएम के बिना तो कर नहीं सकते। एक फिल्म मेकर होता है, एक रिपोर्टर होता है मीडिया का। तो मुझे लगता है मीडिया के रिपोर्टर का काम यह है कि न्यूट्रली सब चीजें बताना, उसका खुद का ओपिनियन वो बता ही नहीं सकता। आजकल उल्टा हो रहा है कि आप फिल्म मेकर से एक्सपेक्ट करते हो कि ओपिनियन मत बताओ, रिपोर्टर की तरह न्यूट्रल हो, तो हम कहते हैं कि यार ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फिल्म से निर्देशक बनाएगा फिल्म क्योंकि उसका ओपिनियन है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिहाग, यूएक्स टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य सुहास जामले। कैसे हो सर? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली हिंदी में बातें हो रही है तो और अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर, इंजीनियरिंग टू फिल्म मेकिंग, क्या ऐसा ट्रिगर मोमेंट रहा इस कैरियर शिफ्ट का? इंजीनियरिंग में बहुत ही पहले से मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है हालांकि कि इंजीनियरिंग जो होता है वो एक अलग फील्ड होती है, एंटरटेनमेंट अलग फील्ड होती है या मीडिया अलग फील्ड होती है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का जो होता है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम से आता हूँ, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, एडवांस्ड एप्लीकेशन जो होता है वो फिल्म मेकिंग में ही होता है। आजकल हमारा वीएफएक्स बहुत आगे बढ़ा है, पाइपलाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, एआई भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो ऑलवेज एन एडवांटेज था। लेकिन मैं 2 साल आईटी में जॉब किया, उसके बाद कहीं ना कहीं थिएटर चल रहा था तो एक कीड़ा था मन में। एक पॉइंट के बाद 9 to 5 जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं चाहत थी कि वो छलांग मार दूं किसी को पूछे बिना। तो थोड़े लोगों ने हेल्प की, थोड़े लोगों ने सोचा, लेकिन फाइनली वो डिसीजन हम मुझ पे ही आ गया कि एक रात मुझे वो डिसाइड करना था कि आज रिजिग्नेशन अप्लाई कर देंगे, कल का कल देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं वैसी स्टोरी रही। उसके बाद बम्बई आ गए और जब आ गया तो रियलाइज़ हुआ कि फ़िल्म मेकिंग में इंजीनियर होना बहुत ही बड़ी चीज़ है। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि जितने ज़्यादा डायरेक्टर्स और निर्देशक अगर इंजीनियर हो तो उतनी उनमें क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट एस्पेक्ट फिल्म बहुत हो मेकिंग जाता है। में। हाँ, आप एक्चुअली इंजीनियर निर्देशक को उल्लू नहीं बना पाओगे इस इंडस्ट्री में, वो एक बात थी। तो कहीं पे भी जुगाड़ कैसे करना होगा, क्या हम कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे क्या यूटिलाइज करके हम फ्रेम में अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, ये बात इंजीनियर को सबसे ज़्यादा पता होती है। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मिलने लगा और पता चला कि यार ये सही डिसीजन क्योंकि था। फिल्म मेकिंग में एप्लीकेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन साथ साथ चलते हैं, तो वो एग्जैक्टली इंजीनियरिंग माइंडसेट काम आता है कहीं ना आता है, कहीं। 100%। तो जब आपने इंजीनियरिंग टू फिल्म मेकिंग ये शिफ्ट किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? अब बहुत ही डरावना रिएक्शन था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि करेगा क्या। मतलब आपका इंजीनियरिंग में एक पेचेक आता रहता है महीने में, आपको पता रहता है आपकी सैलरी ये है, आपकी सेविंग्स ये है। अचानक से आप उस चेक को फाड़ कर उड़ा रहे हो, तो आगे का क्या कैसे होगा। जितना परसेप्शन इंडस्ट्री का था, यहाँ पे कोई गॉडफादर तो है नहीं कि कोई आएगा, मसीहा आएगा, आपको हेल्प करेगा, आप आगे बढ़ोगे। तो डर तो डेफिनेटली था। लेकिन एक बात थी कि उनके दिमाग में बस एक था कि जो गिरोगे तो बस खुद को कोसो, दूसरों को आप मत बोलो कि ब्लेम यार मैंने दूसरों को आपके मत वजह से, करो। दूसरों पे, हाँ, हाँ, ब्लेम मतलब दूसरों पे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो कर रहे हो उसकी आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जब तक आप वो कर रहे हो तो मेरी माँ, पूरी फैमिली जो थी वो कंफर्टेबल थी, कह रही थी कि आप खुद और कहीं पे भी गलत चीज़ों में ना पड़ जाओ। कभी कभी ये होता है कि आपको फेलियर मिल जाता है तो आप गलत, मतलब आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करने लगते हो। तो ये एक ही एडवाइस था मेरे फैमिली का, कुछ भी हो जाए, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत चीज़ों के बारे में बात होती है।
तो ऐसी किसी गलत चीज़ में ना पड़ो, बस आप खुद का ये रखो और कहीं ना कहीं गीता को फॉलो करके आगे बढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। ये कहीं ना कहीं एडवाइस था जो मुझे लगता है काम आ तो गया। ये कब की बात है जब आप फिल्म मेकिंग में आए, रेजिग्नेशन देख के? किस साल की बात है? ये 2016-17 की बात है। मैं आईटी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी में काम करता था, तो वो सेक्टर तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत पैसा भी है, लोग बहुत कम है आज भी इस देश में साइबर सिक्योरिटी में। तो फील्ड तो बहुत ही अच्छी थी, मज़े से चल रहा था सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्यूबिकल का कल्चर था वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे रोक रहा है कुछ बड़ा करने से। तो एक पॉइंट पे मुझे याद है मैंने ईमेल पे सब लिख के तो रखा था, लेकिन मुझे 30 दिन लगे वो एक्चुअल में फॉरवर्ड दबाने में कि मैं मैनेजर को बता दूं कि यार भाई अभी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देख सकता। लेकिन जिस रात मैंने, मेरी सेकंड शिफ्ट थी, जिस रात मैंने वो एक्चुअल में रेजिग्नेशन डाला था, उस रात मैं बाहर आके बहुत डर गया था कि अभी तो मैं वापस नहीं ले सकता रेजिग्नेशन। तो वो डर मेरे दिमाग में भी था। मैं अगर मतलब झूठ बोलूँगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट भी था। बम्बई जाना है, क्या करना है वहाँ पे, किसी को जानता नहीं हूँ, फिल्म क्या होती है, किस तरीके से उसको पेनिट्रेट किया जाए। लेकिन एक था कि खुद को अगर मुझे प्रूव करना है तो कर दूंगा। जैसे वो गुरु में डायलॉग है, बहुत आए बहुत गए लेकिन मैं अलग हूँ। तो कहीं ना कहीं वो वो एक कॉन्फिडेंस था, माइंडसेट था। माइंडसेट था, बहुत ही एग्रेसिव माइंडसेट था वो, कि कोई भी आए कुछ भी बोले। बहुत लोगों ने ये भी कहा बम्बई में आने के बाद कि यार 10 साल बीत जाएंगे, 15 साल बीत जाएंगे, पहली फिल्म आएगी भी नहीं। तो मैं उनको यही बस ये जहन में यही कहता था कि यार ये आपने देखा होगा, मैंने तो कुछ और ही देखा है, मैं कुछ और ही करूँगा, वो बात थी। तो ये अब जब आपने ये जॉब छोड़ के फिल्म मेकिंग में आए, मुंबई आए, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आए? स्ट्रगल ये था कि क्या अप्रोच रहती थी? आप डायरेक्टर्स को मिलते थे, फिल्म प्रोडक्शन हाउस जाते थे, या ये मेरा बहुत ही अलग अलग रोड था मेरे लिए। तो मैं जब आया बम्बई में, तो मैं बेसिकली बम्बई में बस 20 दिन रहा हूँ। 20 दिन के बाद मैं वापस गोवा चला गया। उसका रीज़न ये था कि मैं 2 सेट्स पे गया था। आई थिंक मुझे लगता है सिटी लाइट्स करके हंसल मेहता जी की एक फिल्म आ रही थी, उसके सेट पे गया था, क्योंकि उसके जो डीओपी थे देव अग्रवाल, वो अच्छे खासे गुरु समान थे मेरे लिए। कुछ ना कुछ कहते थे, एडवाइस देते थे क्या करो। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि एफटीआई में एडमिशन ले लो, बहुत ब्राइट हो तो वहाँ पे अच्छा खासा शिक्षण जो आपका है, शिक्षा जो है आपकी वो बहुत अच्छी आगे जाएगी, एनएसडी भी आप कर सकते हो। तो एफटीआई की मैंने एंट्रेंस भी दी थी, लेकिन एफटीआई से में मेरा ओरिएंटेशन तक नहीं हुआ। लेकिन एनएसडी में मुझे एडमिशन मिली थी। एनएसडी में दिल्ली से मुझे एडमिशन मिली थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि उसके पहले मैंने 15 साल, करीबन 12 साल मैंने थिएटर किया था बतौर निर्देशक, अभिनेता और लेखक। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अभी 12 साल काम करने के बाद मैं एनएसडी में जाके जो 3 साल मेरे लाइफ के लगा दूंगा, उसमें से मैं कितना सीख पाऊंगा, क्या करूंगा। तो उसलिए मैंने एनएसडी ड्रॉप किया। 2 महीने मुझे एडमिशन मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं जाते, मैं गया ही नहीं बाद में दिल्ली में। एक्चुअल में एनएसडी के कैंपस में जब जाना था तब मैं गया ही नहीं। और ये डिसीजन आपका सही रहा? हाँ, और अभी जाके लग रहा है कि वो डिसीजन सही रहा। लेकिन उसके बाद मैं 20 दिन, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको एडी बनना पड़ेगा, आप फर्स्ट एडी बन जाओ, या सेकंड एडी बन जाओ, थर्ड एडी बन जाओ, उसके बाद एक एक करके आप ऊपर यू नो लोग 20 साल का प्लान बता देते हैं बता आपको। देते हैं। तो मैंने कहा यार अभी ये तो नहीं होगा मेरे से। तो मैं 20-22 दिन के बाद, मैं मौसी के घर पे रहता था यहाँ पे ठाणा में, मैंने डिसाइड किया मैं वापस जा रहा हूँ। तो बहुत वापस फैमिली को ऐसे लगा कि यार ये तो अभी 20 दिन में क्विट करके आ गया। तो मैंने कहा मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का कुछ बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये सारे प्रोसेस, ये 20 साल की प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस निकालता हूँ। तो मैंने श्री महालसा प्रोडक्शन करके एक खुद का प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर किया, और जितने लोग मेरे साथ थे थिएटर कर रहे थे, उनमें से गिन चुन के लोगों को गोवा में एक टीम बनाई। और मैंने सोचा कि अभी यहाँ से मैं छोटी फिल्में तो एटलीस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैंने अब्बा एकता ना आपकी पहली फिल्म थी। फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। अब्बा आगता के लिए आपको 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का मिला, आपको करेक्ट। अवार्ड मिला। तो उसके बाद में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कैसे नए प्रोजेक्ट के लिए कैसे राह खुली? एक्चुअल में ये था कि पहले से जब बनाना चाहता था, एक ही जहन में बात थी कि यार बहुत शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, बहुत लोग जो जिनको निर्देशक बनना है इस सिटी में, वो लोग खुद से, और हर जगह हर कोने में भारत के ये चलता रहता है। तो ये था कि यार मेरी फिल्म देख के कोई प्रोड्यूसर या कोई भी एक्टर, कोई भी इंडस्ट्री का बंदा ये ना बोले कि ये पहली फिल्म लग रही है। तो इतना ही मेरे दिमाग में था। तो मैंने जितना आईटी में पैसा कमाया था, उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 70% मेरा सेविंग जो था उस शॉर्ट फिल्म में लगा दिया। करीबन 10 लाख का उस वक्त बजट मैंने डाला था उसमें। लेकिन बस ये था कि यार
ऐसी बनाऊंगा कि दिखा के छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। तो उसमें वो एक आपका एक जो एग्रेशन होता है कभी कभी काम आ जाता है। तो उसमें 1 साल लगा दिया मैंने पूरी एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट बनाने फिल्म में। क्या 1 साल। ड्यूरेशन था शॉर्ट फिल्म का? 30 मिनट का ड्यूरेशन था, 28 मिनट टू बी प्रिसाइज। और दैट बिकेम द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म टू बी मिक्सड इन डॉल्बी एटमॉस। और उसका मिक्सिंग भी किया था जस्टिन जोस, जो बाहुबली के साउंड मिक्सर थे, नेशनल अवार्ड विनर है। तो ये बात थी कि मैं बड़े लोगों को लेके काम करूंगा, उनको लिटरली रिक्रूट करना चाहता हूँ और खुद के लिए काम करवा के लेना चाहता हूँ। पैशनेट, आप पैशनेट थे और क्वालिटी पे फोकस था और और प्रूव वो भी करना था। प्रूव भी करना था। तो कहीं ना कहीं वो प्रूव हो गया। और जब नेशनल अवार्ड मिला तो मतलब सब पता चला लोगों को कि चलो अभी ये फिल्म बड़ी उसके है। बाद नेशनल अवार्ड मिलने के बाद में कैसा रिसेप्टिव रिस्पांस मिला इंडस्ट्री से? नेशनल अवार्ड मिलने के बाद इंटरव्यूज़ बहुत बढ़ गए। कहीं पे सीएम ट्वीट कर रहे हैं, कहीं पे कोई एक्टर ट्वीट कर रहा है, कहीं पे कोई कॉल करके बता रहा है। मुझे तब मराठी इंडस्ट्री से ऑफर्स आ गए थे। हिंदी से तो नहीं आए थे, लेकिन मराठी इंडस्ट्री से बहुत लोगों ने कहा था कि हम फिल्म बना सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे जहन में इतना ही था कि ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होगा अगर मैं बोलूँ कि एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं एक बड़ी फिल्म बना सकता हूँ। दूसरी बात जो थी जहन में वो ये थी कि पहली फिल्म मैं हिंदी में ही करना चाहता था, ना कि मराठी में। उसका बहुत ही सिंपल रीज़न था कि यार मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता था, वाइडर ऑडियंस। तो हिंदी का जो ब्रैकेट था बहुत बड़ा था। तो उस वक्त से मेरे जहन में था कि पहली फिल्म बनाऊंगा तो हिंदी, बतौर हिंदी दिग्दर्शक बॉलीवुड का मैं लॉन्च होना चाहता था। समटाइम्स क्या रीजनल का ठप्पा लग जाता है कि तो रीजनल के डायरेक्टर है, और आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप हिंदी में जाना चाहोगे तो लोग यही कहेंगे कि आप तो मराठी इंडस्ट्री से हो, तो शायद आपको नहीं पता है हिंदी इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, कैसे आप बॉक्स ऑफिस पे कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उसके वजह से मैंने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की। मैंने सोचा मैं और एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, और वहाँ से तो फिर आपने खरवास बनाई। हाँ। और उसके लिए भी आपको नेशनल अवार्ड मिला, लगातार दो नेशनल अवार्ड मिले जी। तो उसके बाद फिर क्या चेंजेस आए, इसका अनुभव कैसा रहा? खरवस का अनुभव ये था कि बहुत ही इंटेंस फिल्म थी वो एक स्टिल बर्थ के ऊपर फिल्म थी। तो बहुत ही सोशल इशू था। कई लोगों को स्टिल बर्थ के बारे में पता नहीं है, एक औरत किस चीज़ से गुजरती है वो पता नहीं है। और बतौर एक मतलब पुरुष निर्देशक, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्म बनाऊंगा। फील करना करेक्ट। तो मैं वो प्रूव करना चाहता था कि, और ड्रामा बहुत था उसमें। मुझे याद है अभी भी 4.5 मिनट का उसमें क्लाइमैक्स था, बहुत ही ड्रामेटिक। बाहर बारिश हो रही है, बहुत चीज़ें चल रही है, अंदर एक गाय की डिलीवरी हो रही है। ये मतलब एनिमल्स के साथ बहुत काम था उसमें। तो वो बहुत ही इंटेंस फिल्म थी। इतनी इंटेंस हो गई कि जब फिल्म बन गई तो मुझे ये भी टेंशन आ गई कि शायद मैं इससे बेटर नहीं कर पाऊंगा, इतनी वो अच्छी हो गई थी। आज भी मैं कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड बना दिया था। आज भी मैं कह सकता हूँ कि इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स रिटन और परसीव्ड इन ऑन द स्क्रीन। तो तब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो, उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिला। तो एक ये हो गया कि चलो ये एकमेव निर्देशक है इंडिया में जो पहली 2 फिल्मों में पहले 2 नेशनल अवार्ड्स निकाल रहा है। तो एक वो फ्लूक नहीं है, वो एक स्टेटमेंट बन गया कि चलो पहली फिल्म में कंसिस्टेंसी है, टैलेंट है, या हाँ क्लैरिटी है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ। और 2 नेशनल अवार्ड जीतने के बाद मतलब कई लोगों को आज भी ये ड्रीम होता है उनका कि नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन मिलता नहीं। तो बहुत सौभाग्य था मेरा तब कि जो कोई फैक्टर्स थे उसकी वजह से लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया और नेशनल अवार्ड दूसरी बार वापस मिला। तो जैसे आपने खरवास बोला कि स्टिल बर्थ की ये स्टोरी थी, जैसे बोला जाता है कि हर औरत के अंदर एक औरत होती है। एक औरत वो जो समाज और परिवार बनाता है, एक औरत वो जो नेचुरल इनहेरेंटली उसके अंदर होती है। तो शायद आपने उसने औरत के अंदर औरत वाली फीलिंग को खरवास के थ्रू दिखाने की कोशिश की। वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या प्रोसेस रहा वो? मेरा हमेशा ये था कि कोई भी कहानी जो होती है, जो टॉपिक आप डिसाइड करते हो कि क्या, वो मेरे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मैंने सुना हुआ होता है। तो जैसे स्टिल बर्थ मेरी फैमिली में एक क्लोज रिलेटिव के साथ हुआ था, और तब मुझे याद है एक इंसिडेंस हुआ जब किसी ने आके मुझे कहा, जो उनके साथ बात कर रहे थे, कि क्योंकि स्टिल बर्थ क्या होता है कि बच्चा डेवलप हो रहा होता है पेट में बहुत ही पूरी तरीके से, जस्ट डिलीवरी के वक्त उस एक लास्ट महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और बच्चा मर जाता है। तो बॉडी को जो होती है, औरत की बॉडी जो होती है, उसको पता नहीं होता है कि बच्चा चला गया है। तो वो तो पूरा जैसे मिल्क सिक्रीशन वगैरह ये सब प्रोसेस तो वैसे ही हो जाती हैं, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई बच्चा चला गया। तो ऐसी एक पेशेंट थी हमारे रिलेटिव्स में। तब मुझे पता चला कि यार, एक तो बतौर एक पुरुष मुझे ये पता भी नहीं है कि क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है कि मुझे उतना पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एक सोसाइटी उस चीज़ को एक तरीके से देखती है,
जैसे होते हैं ना, हम कहते हैं गॉसिप आंटीज होती हैं, वो कहती हैं भाई तूने ये गलत किया, डॉक्टर तेरा गलत हो गया, या तूने ये करना चाहिए था। और राशनलाइजेशन कर देते हैं हर चीज़ को, करेक्ट, जो हर कि चीज़ अपनी को। ह्यूमन हाँ, टेंडेंसी है। टेंडेंसी होती है कि यार अगली बार क्या करोगी। हालांकि उसने वो ठीक से रोई भी नहीं है उस बच्चे के लिए अभी तक, तो हम इतने जल्दबाजी में चले जाते हैं। तो वो जो हो रहा था आजू बाजू, वो देख के मेरे जहन में कुछ लग रहा था कि यार इसके ऊपर ठीक से बनना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते किसी औरत को चलो भूल जाओ उस बच्चे को, आपको कहना पड़ेगा वो बच्चा जन्म भर रहेगा, अभी उसका पहला बच्चा वही है, और उसको रोने दो, कोई टेंशन नहीं है। वो चाहती है रोना तो उसका राइट है रोना, और वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। आप ये नहीं कह सकते एक औरत को या एक माँ को कि भाई उस बच्चे को भूल जाओ और मूव ऑन। आपको ये कहना पड़ेगा ये हो गया, ये तेरा पहला बच्चा ही था जिसको आप याद रखोगे जन्म भर। कोई भी बच्चा बाद में आए कुछ भी हो, फिर भी वो पहला बच्चा वही रहेगा उसके लिए। तो ये थॉट मुझे पोर्ट्रे करना था, सोसाइटी के नॉर्म्स मुझे उसके ऊपर थोड़ा अटैक करके बताना था, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। तो वो बहुत अच्छी तरीके से हुई। बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, जैसे मोहन आगाशे सर थे, बहुत मतलब जोधा अकबर के राइटर जो थे, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और उस वक्त नेशनल अवार्ड की वो अकेली फिल्म थी, बड़े बड़े फिल्म तो बहुत थे उस वक्त भी, लेकिन वो अकेली फिल्म थी जिसके लिए मुझे सारी पूरी जूरी ने आके कहा था कि जब फिल्म खत्म हुई, जूरी के सामने फिल्म लगी थी, सारे लोगों ने 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया था फिल्म को। और वो ओपनिंग फिल्म बन गई इंडियन पैनोरमा के लिए 2018 में। उसका अनुभव कैसा रहा? तो वहाँ तो कैसे था, आबा एक तायना के बाद नेशनल अवार्ड तो मिला था, तो वो मैं कहीं ना कहीं जानता था, प्रेसिडेंट अवार्ड देता है, प्रोटोकॉल होता है वगैरह वगैरह। लेकिन इफ़ी में इंडियन पैनोरामा ओपन करना ये बहुत ही बड़ी बात थी। ये मैं जो पहले भी पता नहीं था, लेकिन जब अवार्ड हुआ तब पता चला कि यार आप ओपन कर रहे हो लिटरली, आप एक शॉर्ट फिल्म के साथ पूरा क्राउड बैठा हुआ है और आप लिटरली ओपन कर रहे हो। ये इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ थी उस वक्त कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, सारी चीज़ होती थी, और पूरा स्टैंडिंग ओवेशन, लोग रो रहे हैं बातों बातों में। और उसके बाद एक फीचर फिल्म भी थी, ऐसे नहीं कि वो एक अकेली फिल्म थी, उसके साथ एक मलयालम फिल्म भी थी। लेकिन मैं ये शॉक हो गया कि उस फिल्म के साथ ये फिल्म क्लब होने के बावजूद लोग खरवस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे कि यार ये मतलब ये फिल्म कैसी आपने बनाई, क्या क्या आपने उसके पीछे लगा दिया था, कैसे ऐसी कोई फिल्म कैसे बन सकती है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा, आज तक मुझे लगता है गोवा की किसी भी फिल्म ने आज तक हिस्ट्री में इंडियन पैनोरामा ओपन नहीं किया है। रादर शॉर्ट फिल्म ने उसके बाद कभी ओपन नहीं किया है। वो लास्ट साल था जब एक शॉर्ट फिल्म एक इंडियन पैनोरामा को ओपन कर रही थी। और जूरी के साथ जब बात हुई तब उन्होंने यही कहा कि स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, और हम नहीं जानते कि ऐसी फिल्म वापस आएगी भी या नहीं, क्योंकि ये फिल्म आर्ट फिल्म नहीं लग रही है कहीं से भी, किसी एंगल से। क्योंकि वो भी एक चीज़ होती है कि कई बार शॉर्ट फिल्में ये थोड़ी सी आर्ट फिल्म में बना देते हैं लोग। तो क्या होता है, लोगों को ड्रामा समझ नहीं आता है। आप कहोगे कि यार ये मैं एक बंदा चल रहा है तो चल रहा है, बाद में आप कहोगे नहीं ये आर्ट है। तो ये बात मैं एग्री नहीं करता था कि आपके फिल्म में उतना ही ड्रामा होना चाहिए जितना आप 2 घंटे की फिल्म में होना चाहिए। तो वो बहुत लोगों को पसंद आया, वो कहीं ना कहीं वो क्लिक हो गया। और तो मैंने पहले 2 शॉर्ट फिल्मों में ही विदाउट बायस, विदाउट लॉबी, एक सक्सेस मिलना क्या होता है वो देख लिया कि एक जगह आपका प्रेसिडेंट, इवन नेशनल अवार्ड में क्या होता है कि आपका प्रोटोकॉल बन जाता है। तो आप जब गोवा से निकल रहे हो एयरपोर्ट पे, वहाँ से लेके जब तक फंक्शन में आपको प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं तब तक आप प्रेसिडेंट के गेस्ट हो। तो तो वहाँ एक गेस्ट ऑफ ऑनर जो होता है वो पता चला कि कैसे, मतलब लिटरली आप गेस्ट हो। जब से आप एयरपोर्ट पे चढ़े हो वहाँ से आपको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ से एक एस्कॉर्ट मिल जाता है, दिल्ली में वो आपको रिसीव करता है, होटल लेके चला जाता है, बाद में पूरा आपको समझाया जाता है, ऑलमोस्ट लाइक यू आर अ गेस्ट, मतलब प्रॉपर गेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो वो बहुत बड़ी थी। तो उसके वजह से मैंने इतना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे वैसी होती है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड में बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले डिसाइड किया जाता है कि यार क्या बोलना है, अब जो क्या क्रैक PR करोगे, टीम पीआर प्रेस टीम कॉन्फ्रेंस पहले तैयार सब करके पुश कर दे देती देती है। है। और वो बहुत ही मतलब बाद में मैं आपको कुछ बोलूँगा कि यार आप कहीं पे गिर गए तो मैं आपको बोलूँगा यार आप संभाल के, बाद में मेरा वो संभाल के वाला क्लिप हर जगह वायरल किया जाएगा कि देखो कितना 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 सेंसिटिव डायरेक्टर है, कितना केयर करता है अपने लोगों का। तो वो वैसा तो होता नहीं है, सारा चीज़ असली में होता है, कोई एक्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। अगर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आना है वो भी आपका नेचुरल होगा, अगर आपको कोई प्रशंसा करने वाला है तो वो भी आपकी नेचुरल होगी। तो वो देख लिया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी खरवस में। तो आपने फिल्मों में आने से पहले शायद आप स्कूल डेज से भी आप थिएटर से जुड़े रहे थे, है ना? 10 साल या 12 साल आपने थिएटर किया। तो ये थिएट्रिकल का जो लर्निंग था वो ये काम आया जो आपको 2 नेशनल अवार्ड बैक टू बैक मिले, या आज आप जिस मतलब लेवल पे हो, एज ए आपका एज ए डायरेक्टर जो बॉलीवुड में पहचान है?
मुझे उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट वो थिएटर की मेहनत को जाता है। 100% जाता है, क्योंकि थिएटर आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी सिखाता है। एक तो आपके पास रीटेक्स होते नहीं है, आप अगर गलत करोगे तो आपके पास दूसरा चांस है नहीं जो आपको फिल्म में मिलता है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है थिएटर में होती है, वो आपकी औकात ऑडियंस आपको तभी बता देती है, वहीं के वहीं ऑडियंस की रिएक्शन वहीं के वहीं पता पता चल आपको जाता है। चलेगा। आपने कुछ अच्छा किया है तो तालियां बजेंगी, अच्छा नहीं किया तो वहीं से आपको गालियां भी मिलेंगी, जो कुछ होगा वो वहीं के वहीं होगा। तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ थिएटर वाले लोग काम करते हैं। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा था 10 साल। और बतौर निर्देशक और लेखक काम करना, सेट के ऊपर काम करना, लाइटिंग सीखना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है जब आप फिल्म में आते हो तब भी। और क्या है थिएटर, मैं आपको कहूँ कि यार वहाँ पे मुझे चांद दिख रहा है तो मुझे मुझे Imagine फिल्म करना में है, दिखाना पड़ेगा आपको दिखाना चांद। पड़ेगा, लेकिन लेकिन थिएटर में मैं आपको बिलीव करवा सकता हूँ कि यार मुझे चांद दिख रहा है, तो 2 मिनट के बाद आपको भी वहाँ पे चांद दिखने लगेगा। ये थिएटर की ब्यूटी है, जो मैं कभी भी मतलब ये नहीं कहूँगा कि ऑडियंस और एक्टर एक लेवल पे आ जाते आ हैं जाते कनेक्ट हैं करके। आ जाते हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि थिएटर जिस कंट्री में है वो कभी भी मरना नहीं चाहिए। अगर थिएटर मरेगा तो उस दिन पूरी की पूरी कला मर जाएगी, कुछ नहीं रहेगा इस country तो कौन कौन से थिएटर ग्रुप है स्पेसिफिक आप लेना चाहोगे, उनको अप्रिशिएट करना चाहोगे जिन्होंने आपकी इस फिल्म जर्नी में कंट्रीब्यूट किया? तो मैं गोवा में कैसे, गोवा में उत्सवी रंगभूमि करके होती है। मतलब क्या है कि प्रोफेशनल थिएटर कम है, लेकिन आपकी चाहत है थिएटर करना, तो आप सब नौकरी वगैरह सब संभाल के रात रात रिहर्सल करके पैसा लिए बिना आप काम करोगे, क्योंकि गोवा बहुत ही कमर्शियली थिएटर के लिए ये नहीं बना हुआ है। तो तब विजय कुमार नाइक करके मेरे गुरु थे, जिनके पिताजी भी बहुत बड़ी हस्ती थी उस वक्त की, और मतलब करीबन 40 साल उन्होंने गोवा में थिएटर को जन्म दिया है ऑलमोस्ट। तो उनके साथ मैं रह के उनके साथ माइम वगैरह सब सीखा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे मेरी सोच परसीव करनी है, तो मैंने खुद से काम करना चालू किया, खुद से उसमें और एक संस्था है जिसका नाम लूँगा मैं, तो ये इस संस्था का नाम था हाउस थिएटर करके उस संस्था का नाम था। उसी के साथ अथश्री करके एक बहुत अच्छा ड्रामा क्लब था, जिनके साथ तो मैं करीबन मतलब 370 के पहले तक भी काम कर रहा था थिएटर में। इन दो संस्थाओं ने उसके ये छोड़ के बहुत ही गोवा में रिनाउंड सोसाइटीज़ थिएटर की बहुत चली हुई हैं। और उसी के साथ मैं जो मुंबई में है, मैं कहूँगा मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं उनका काम डेफिनेटली सराहता हूँ, उनके बारे में हर जगह बात करता हूँ। रेज थिएटर करके है, रजत कपूर जो थिएटर करते हैं वो, नसरुद्दीन शाह साहब जो थिएटर करते हैं वो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक लेगेसी क्रिएट किया है। हाँ कि यार ये हमें समझ आता है कि चलो इतने बड़ी करियर के बाद भी, फिल्म में इतने नाम कमाने के बाद भी वो थिएटर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे आशुतोष राणा जी हैं, परेश रावल जी हैं, इनसे थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि चलो देखो आप, उन्होंने फिल्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद थिएटर चालू रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें जो अभिनेता है वो बढ़ता जाता है, वो थोड़ा पकता जाता है इतना सब काम करने के बावजूद। तो हम तो बच्चे हैं यार, मतलब हम रो ऑथेंटिसिटी मिलती है। करेक्ट जो मुझे लगता है आजकल के नए अभिनेताओं के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि कभी भी हम कास्टिंग भी करते हैं, मुझे जब ये पता चलता है कि ये थिएटर करने वाला बंदा है या थिएटर बहुत किया हुआ है, तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा उस वक्त उस तरफ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी समझ जो है उसकी बहुत ही आगे की है। नहीं, आज के टाइम में क्या एक्टर्स को ऐसा लगता है थिएटर से ज़्यादा वो जिम की तरफ भागते हैं। उनको लगता है कि बॉडी बन गई तो हम एक्टर बन गए। बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है वो। दुर्भाग्य की बात है। आपका वंदे मातरम एक मेगा ड्रामा है जिसमें यू आर क्रेडिटेड एज द यंगेस्ट राइटर ऑफ इंडिया। वो कैसे मिला प्रोजेक्ट? एक्चुअली में बहुत ही एक्सीडेंट से मिला था। एक बहुत बड़े लेखक थे गोवा के, विष्णु वाघ करके, बहुत ही रिनाउंड लेखक हैं, जो बाद में पॉलिटिक्स में भी थे। कहीं ना कहीं वो करने वाले थे, लेकिन उनकी जो सेहत थी वो बहुत ही बिगड़ गई, और उसके बाद दुर्भाग्य से उसी में उनका देहांत भी हो गया। लेकिन जब वो हुआ तो प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि कोई राइटर मिले जिनसे वो काम करवाएं, और बहुत ही ट्रिकी इसलिए था क्योंकि 200 साल की सशस्त्र क्रांति जो थी हमारी भारत की, फ्रीडम मूवमेंट जो थी, उसे दर्शाना था, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट्री की तरह ना बनाते हुए दर्शाना था, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट बना के आप 200 साल का पूरा इतिहास 2 घंटे में दिखाने वाले हो।
तो कहीं ना कहीं तब मेरा एक प्ले था जो देख के उनको लगा कि यार इनसे अप्रोच किया जा सकता है, तो वो प्रोड्यूसर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ बनाना है। और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था तब उस साल, मतलब आई थिंक 2013-14 की बात है वो। तब वो करीबन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत ही बड़ा। एक आप अगर उसका सीरीज एक जगह पे वो रख जाता है तो 11-12 दिन कंटिन्यूअसली शो, जैसे रामलीला होता रामलीला उस है तरह वैसे चलता उस है। तरह से चलता है। कहाँ हुआ था ये? ये गोवा में हुआ था अच्छा। लॉन्च, उसके बाद उनका 2-3 जगह पे हुआ और बाद में वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। लेकिन तो उस तरीके से वो मिला था। तो कहीं ना कहीं प्रूव करने की भी जो ये चाहत थी वो थी कि यार इतने यंग एज में मैं कर सकता हूँ ऐसी चीज़। तो उस वक्त प्रोसेस बहुत ही बड़ा था, तब जाके उस प्रोजेक्ट ने कहीं ना कहीं मुझे इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाया, क्योंकि वो पहले प्री रिकॉर्डेड रहता है। एक्टर खुद से बात नहीं करते, वो सारा रिकॉर्डेड पहले रहता है। अगर भगत सिंह कुछ बोल रहा है तो भगत सिंह का आवाज़ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग। तो वो डबिंग प्रोसेस, उसमें जो नाम लिए थे उसमें सचिन खेड़ेकर थे, बहुत से मराठी के दिग्गज कलाकार थे। तो कहीं ना इवन स्वानंद किरकिरे जो हैं लिरिसिस्ट, उनके भाई जितेंद्र किरकिरे वो डबिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही रिनाउंड नेम, शंकर के सारी फिल्म्स वो करते हैं। तो उनसे मुलाकात हो गई, और जब उनके उनके थ्रू मैं वो सब डबिंग प्रोसेस कर रहा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक कहा कि यार मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो थिएटर से ज़्यादा फिल्मों की लग रही है, तो आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं वहीं से मैसेज मिला था मुझे। ये दोनों शॉर्ट फिल्म के बाद की बात है? नहीं, ये शॉर्ट फिल्मों के पहले की बात है। अच्छा, पहले की बात पहले है। की बात है, जब मैंने तब जॉब था, तब मैं सोच रहा था कि रेजिग्नेशन डाल दूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मेगा ड्रामा ने मुझे कहीं ना कहीं मेरी दिक्कत में डाल दिया कि यार अभी छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मज़ा तो नहीं आ रहा है। जो मज़ा करते वक्त आ रहा था वो जब ख़त्म होने के बाद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से मैंने बाद में फिल्म्स में जाने की सोची। उसमें जितेंद्र किरकिरे का बहुत ही, उनको डब्बू काका कहा जाता है, अच्छा। तो उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। कि मुझे याद है अभी भी, जुहू में आजीवासन स्टूडियो, उसके बाहर हम रुके हुए थे टैक्सी के लिए, और डब्बू काका ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से एक्टर से बात करते हो, जिस तरीके से आप एक्टर्स को बता रहे हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी लैंग्वेज फिल्म्स के लिए बनी है, थिएटर आपका सही है लेकिन आप फिल्म्स में ट्राई कर लो। ये बात उनसे उनसे पहली बार आई थी। तो क्या ये भी एक वजह है कि आप एक अच्छे राइटर हो, उसी वजह से आप अच्छे डायरेक्टर हो? कैसा था, मैं पहले एक्टर था। देख, जनरली बोला जाता है कि जो राइटर डायरेक्टर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें एक अलग ही अलग ही मज़ा डायमेंशन होता है। हाँ। और अगर किसी स्टोरी को कोई डायरेक्ट कर रहा है तो उसमें फिर अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी का विजन आपको अडेप्टेड करके एक करना बैलेंस बनाना होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या वो आपका एज हो गया कि राइटिंग देन डायरेक्टिंग? मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ, मतलब मैं खुद का लिखा हुआ ही डायरेक्ट कर पाऊंगा, ये बहुत पहले मुझे समझ आ गई थी। क्योंकि मैं बतौर एक, पहले मैं एक अभिनेता था, बाद में जब मैंने विजू सर के साथ काम करना चालू किया तो मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा रोल कुछ करना है जिसमें मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मुझे आज भी याद है, मुझे किन्नर का रोल करना था। बस दिमाग में आ गया था कि मैं किन्नर के रोल को, आशुतोष राणा का तो लेजेंडरी रोल है, तो मुझे लग रहा था, इवन परेश रावल जी का है, तो मैं वो देख के सोच रहा था यार एक दिन मुझे स्टेज पे ऐसा रोल करना है जो मैं साड़ी पहन के आ जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। मेरा आवाज़ भी इतना मॉड्यूलेटेड होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहीं पे आदित्य है। लेकिन बात वहाँ पे जाके रुक जाती थी कि कोई भी मुझे बोलता अरे ऐसी स्क्रिप्ट तो है नहीं, ऐसा तो कोई रोल लिखा नहीं है, तो वो तो इस साल आपको करने को मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जो मैं करना चाहता हूँ तो वो लिखने के लिए अगर कोई लेखक है नहीं तो मैं वो खुद लिखूँगा। तो इस तरीके से मैंने लिखना चालू किया। जैसे मैंने लिखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्शन की बात आती है तो लोग बोल रहे हैं यार मैं किन्नर के ऊपर वाला प्ले नहीं करूँगा, ये क्या होता है प्ले, ये डायरेक्ट करने के लिए क्यों क्यों कर डायरेक्ट करूँ। तो मैंने सोचा चलो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्ले बनेगा। जब मैंने डायरेक्ट किया तब मुझे पता चला कि मेरी जो सबसे ज़्यादा बड़ा यूएसपी जो है वो डायरेक्शन ही है। तब जाके वो आगे बढ़ी चीज़। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं लिखता हूँ वो अगर मैंने लिखा हुआ है तो उसका अलग मज़ा है, अगर मैंने नहीं लिखा हुआ है तो शायद वो विजन उतनी तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो क्लियरिटी ना पाएगा, हो। ना हाँ, हो। क्योंकि फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। Perspective। जो मेरे को 9 दिख रहा है वो आपको 6 दिखेगा। दिखेगा। हम दोनों सही हैं, सही है ना? उसमें बीच क्या कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आपको इतना शुरुआत से ही इतना क्रिटिकल एप्रिसिएशन, 2 नेशनल अवार्ड, तो एक इस पॉपुलैरिटी से और इस इतनी इतनी एप्रिसिएशन से कुछ प्रेशर बना कि अब इसको मेंटेन रखना है, इस परफॉर्मेंस को कैसे कंसिस्टेंटली आगे लेके जाएंगे? एक गुस्सा बहुत मुझे लगता है अहम चीज़ थी मेरी लाइफ में पहले से, कहीं ना कहीं गुस्सा पहले से था। फिर वो सिस्टम पे हो सकता है, फिर वो जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं उसके ऊपर हो सकता है। इस बात से भी गुस्सा था कि यार मैं जो लोग मुझे एडवाइस दे रहे हैं उनसे
एक होता है ना, आप उस एज पे आपको ये भी लगता है, थोड़ी मैच्योरिटी भी कम होती है, मैं मानता हूँ, तो आपको लगता है कि जो आपको एडवाइस दे रहा है उससे भी आपको ज़्यादा पता है, फिर भी आपको एडवाइस लेनी पड़ रही है। तो एक क्या होती है कि आप एक्सपेक्टेशन तब आती है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2 नेशनल अवार्ड मिलने के बावजूद मुझे याद है जब खरवस होने के बाद मैंने ट्राई किया कि चलो अभी मैं खुद की स्क्रिप्ट लिखूंगा हिंदी, तो कई लोगों ने मुझे, मराठी इंडस्ट्री से भी बहुत निर्देशकों ने मुझे कहा कि यार हिंदी में तो तुझे कोई काम देगा नहीं, ये जो तूने शॉर्ट फिल्में की हैं वो उड़ उड़ के कहाँ जाएगी। तो ऐसे बहुत बातें हुई, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम तो डेफिनेटली किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े डायरेक्टरों ने मुझे ये कहा कि यार या फिर कॉल ही नहीं उठाते, बोलते हैं आज मिलना है लेकिन आज मिलते नहीं है, 10 दिन लगा देते हैं लेकिन ठीक से बताते नहीं कि भाई नहीं मिलना चाहता तो आप बता दो। तो ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे दिमाग में गुस्सा आ जाता था कि यार अभी तो दिखा दूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ नहीं रही है। हाँ, क्योंकि ये भी एक्सेप्शनल था कि 2 शॉर्ट फिल्म, कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आता है, 2 शॉर्ट फिल्म अपने दम पे अपने पैसे से बनाता है, नेशनल अवार्ड ले जाता है, उसके बाद भी लोगों को जैसे आपने बोला कि गाइड करते हैं कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो आपका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जायज़ था, लेकिन आपने उसको चैनलाइज किया। और एक बात थी कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जो अंडरडॉग्स आते हैं इस इंडस्ट्री में, जिनका कोई होता नहीं है, जिनका आप कहो कहीं से भी अभी पूरा भारतवर्ष है, वहाँ से कहीं से भी लोग आते हैं, हर दिन आज भी आ रहे होंगे कितने लोग जो निर्देशक बनने के लिए, अभिनेता बनने के लिए आते हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हो गई थी बम्बई में कि आप अगर बम्बई में आ रहे हो तो आपको मतलब आपको बहुत ही एग्रेसिवली आना पड़ेगा। ये बात पहले से पता थी मुझे कि आप यहाँ पे इतने लोग आपको उल्लू बना देंगे, इतने लोग आपको आपके पैसे खाने की कोशिश करेंगे, तो मिसगाइड करेंगे, जेलसी बहुत है। जैसे 2 नेशनल अवार्ड्स के बाद मुझे सबसे ज़्यादा लगा जो ये था कि यार मराठी इंडस्ट्री में मुझे लगा कि यार उल्टा हो जाएगा कि यार एक लड़का है हमारा, लड़का हमारा प्रमोट करेंगे लोग। हाँ, मतलब आप सोचो कि यार ये बंदा है, मराठी से आता है, इसको पुश करेंगे, उल्टा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उल्टा कब होता है, जब आपको, अगर मैं आपसे कुछ हेल्प मांग रहा हूँ और आप मुझे उल्टा बोल रहे हो कुछ, तो ये रियलाइज़ होता है कि आपको लग रहा होगा कहीं पे कि मैं आप ही को खा जाऊंगा एक दिन, बिकॉज मेरे में इतना टैलेंट है या हुनर है। इनसिक्योरिटी रहती है, इनसिक्योरिटी, एग्जैक्टली यू पॉइंटेड इट आउट वेरी राइट। इनसिक्योरिटी बहुत होती है, उससे मुझे ना बहुत मज़ा आता था कि जब किसी बड़े डायरेक्टर को, जिसका नाम है हर जगह, उसकी चर्चा है मराठी में एटलीस्ट, जब वो मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत डर रहा है, तो मैं बाहर जाते वक्त इस सोच से नहीं जाता था कि यार आज तो कुछ काम हुआ नहीं, मैं बस इस सोच से जाता था कि यार मैं तो कुछ हो ही नहीं, लेकिन आप इतने इनसिक्योर हो गए, इतना मतलब दम तो है मुझ में कुछ तो कि मैं आपको 2 मिनट में आपको नर्वस कर रहा हूँ। तो एक बात वो थी कि तो इस वक्त मेरे, और हिंदी तब मुझे इस तरीके से देख रहा था जो मैंने पहले भी कहा था कि यार इसने तो मराठी शॉर्ट फिल्म की है, हिंदी तो की नहीं है, तो ये तो वो मराठी वालों का ही बंदा होगा, वो महाराष्ट्र में ही चलेगा। क्रिएटिविटी की तो कोई लैंग्वेज होती है ना, लेकिन वो समझ भी नहीं होती, लोग जान पूछ के हो या ऐसे परसीव करते हैं कि यार आप रीजनल से आते हो तो रीजनल ही हो गए। तो मैंने तब सोचा कि यार अभी मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मराठी बहुत हो गया, कल्चरली भी कोंकण बहुत हो गया, मुझे करना है कुछ और। तब ये हुआ था कि खरवस को कांस में सिलेक्ट हो गई थी, फ्रांस में। तो मैं तब गया था कांस में मेरे दोस्त के साथ, और वहाँ पे मैं एक औरत को मिला, सरब जवालेटा करके, जो खुद एक NRI थी और जिनके पास एक कहानी थी उनके पिताजी की। वो पंजाबी थी, तो उनके पास, तो उनके पिताजी जगजीत सिंह, सरदार जगजीत सिंह, वो अमृतसर जंक्शन स्टेशन के लास्ट स्टेशन मास्टर थे, जिसके बाद इंडिया फ्री हो गया, पार्टीशन के वक्त के लास्ट स्टेशन मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे तब वहाँ पे कहानी बताई और कहा कि यार मैं इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि यार मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं इसके ऊपर आपकी 2 घंटे की फिल्म बनाऊँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास प्रोड्यूसर तो आते नहीं है, तो मैं आपको एक कर सकता हूँ, आपको मैं और एक शॉर्ट फिल्म दे सकता हूँ, आप पैसे डाल दो, मैं आपको शॉर्ट फिल्म दे दूँगा। वहाँ पर मेरा नज़रिया ये था कि अभी मराठी हो गया, अभी आप अब ये कह रहे हो कि हाँ अभी मैं ठाठ पंजाबी दिखा दूंगा, कि गोवा से बंदा उठ के आएगा और बोलेगा कि मैं ठाठ पंजाबी में पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म, हिंदी भी नहीं, ठाठ पंजाबी, वो कैसे करके दिखाऊंगा, उनके कल्चर को कैसे अडॉप्ट करूंगा। तो वो मेरी 3rd शॉर्ट फिल्म बनी, जिसमें मैंने पूरी जी जान लगाकर एक पंजाबी फिल्म को मतलब एंड तक लेके गया, जो पीरियड भी थी, अमृतसर जंक्शन ही नाम था उसका, जंक्शन, जिसको मतलब जो फिल्म जिसमें मानव विज थे, जिसमें धैर्य कारवा करके एक्टर थे 2, और आयशा अहमद, ये 3 कलाकार थे, और पूरी की पूरी फिल्म पंजाबी में थी। मैंने गोवा में ही शूट की थी। तब मैंने गोवा के एक गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम को
अमृतसर जंक्शन स्टेशन में से स्टेशन मास्टर की केबिन दिखा दी थी। बहुत तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि चलो मैं पीरियड फिल्म आपको दे सकता हूँ शॉर्ट फिल्म में, उतने बजट में आपको मैं पीरियड करके दे सकता हूँ। और तब उस फिल्म के वजह से लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, अच्छा ये तो मराठी कर रहा था, अभी तो ये पंजाबी कर रहा है। भी चला गया। वो कंफर्ट मैंने लूज कर दिया। हाँ। अच्छा, अभी OTT राइज के साथ साथ बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में, आप जैसे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो अपने दम पे, और एक होप भी रहती है कि चलो यार थिएटर नहीं तो क्या हुआ, कोई OTT है ना, वेब सीरीज नहीं या फीचर फिल्म नहीं तो क्या शॉर्ट फिल्म है बनाएंगे। तो इस सिनेरियो में क्या है फ्यूचर, क्या है इंडियन फिल्म मेकिंग का? देखिए OTT से अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मिलती है। मैं कहूँगा अगर मेरा कोई अच्छा होनहार दोस्त है जो डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन उसको थिएट्रिकल रिलीज वाला प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो फिर उसको OTT में जाने का एक ऑप्शन मिलता है, OTT में फिल्में करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन उसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि आप टेस्ट कम होते हो OTT पे, आपका टेस्ट नहीं होता। जैसे हम कहते हैं क्रिकेट में, आप अगर क्रिकेट देखते हो, कैसे कैसे टेस्ट कि टेस्ट मैच जो होता है, हम कहते हैं कि रियल टेस्ट मैच में होता है। T20 ठीक है, कोई भी कर लेगा, आएगा तुक्का मार देगा, दुक्का मार देगा, लग जाएगा बॉल तो लग जाएगा, सिक्स मारेगा, स्ट्राइक रेट आ जाएगा, सब ठीक है। लेकिन आप टेस्ट की बात करते हो तो आप पुजारा की बात करते हो, तब आप टेक्निक आएगा, तब विराट कोहली आएगा, तब ये सब लोग परफॉर्मेंस आएगा। तब आप ये नहीं कहते कि यार ये एक बच्चा है उससे हो जाएगा, नहीं, आप बोलते हैं उसको प्रूव करना पड़ता है एडलेड में, उसको प्रूव करना पड़ता है गैब्बा में, तब जाके आप कहते हो कि यार ये टेस्ट टीम है। उसी तरीके से फिल्मों में मुझे लगता है कि थिएटर रिलीज ये सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर दिग्दर्शक निर्देशक को वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है तो वो सेफ जोन में रह जाता है। 10 लोग उसके बारे में ट्रेंड करेंगे। आजकल ये भी होता है कि आप फेक ट्रेंड्स भी निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि यार आप दिखाते हो एक फिल्म फ्लॉप हो रही है लेकिन आप फिर भी नंबर्स टिकटें बांटते हैं, थिएटर स्टफ किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है। PR तो आप जानते हो कि PR का कितना बड़ा अभी आजकल तो अभी नंगा भी हो रहा है PR, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आप ये बता सकते हो कि चलो मेरी फिल्म चल रही है, लेकिन एक्चुअल में चल नहीं रही है, कोई आके देख नहीं रहा है, खुद के पैसे डाल के कोई देख नहीं रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा सेफ जोन हो जाता है आपके लिए कि चलो नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म आ गई या OTT पे कोई अमेजोन पे किसी फिल्म आ गई और मेरी चल रही है, 1-2 वीक के लिए वो ट्रेंड में टॉप 10 में है, उसके बाद वो चली गई, आप 50 स्टेटस डाल देते हो। थिएटर में क्या हो जाता है, थिएटर में आपको फ्राइडे को नर्वस हो जाते हो, आप थर्सडे नाइट को आप सो नहीं पाते, बिकॉज आप ये सोचते हो कि कल जाके पैसा डूबेगा कि क्या होगा, प्रोड्यूसर मुझे ये कहेगा कि भाई तूने मेरा पैसा डुबाया या नहीं। निर्देशक के तौर पे मुझे लगता है थिएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OTT में और एक प्रॉब्लम दूसरा है, वो बहुत ही ओवर एक्सपोज हो गया है। पहले कैसा था, जब चालू हो गया कंटेंट हो गया है, बहुत ही कंटेंट हो गया, आजकल लोग स्वाइप करके आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस कम हो गया है, अभी सोच भी रील्स की तरह होने लगी है। इसका प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो कोई भी क्रिएटर बन रहा है, बिकॉज रील्स क्या 1 मिनट का रील होता है, मैं कल जाके रील कर दूंगा। मुझे फिर अगर आप टाइम नहीं दोगे, अगर ड्यूरेशन में नहीं जाओगे तो आप थीम को कैसे एक्सप्लोर करोगे? तो बाद में उसकी डेप्थ चली जाती है, बाद में ऊपर से जो कुछ सरफेस लेवल पे आप करोगे सुपरफिशियल वही रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है OTT का वो बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि थिएटर ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिएटर मरेगा तो सब मरेंगे, ये मुझे लगता है। आपकी पिछले साल की एक बेहतरीन फिल्म रही आर्टिकल 370, जिसको क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिला और कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला। कुछ लोगों ने बोला कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। तो इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि एक आपका पर्सनल ओपिनियन होता है जिसको आप नैरेटिव के थ्रू दिखाते हैं, और एक एज ए फिल्म मेकर आपका एक रोल हो जाता है ना। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो, इन चीज़ों को कैसे आप लेते हो? एक चीज़ तो मुझे लगता है जो आपने पहली बात कही कि मेरा एक कोई पर्सनल ओपिनियन होगा जो मैं फिल्म में दिखाना चाहता हूँ या दिखाता हूँ, तो मुझे लगता है एक फिल्म मेकर होता है, एक रिपोर्टर होता है मीडिया का। तो मुझे लगता है मीडिया के रिपोर्टर का काम यह है कि न्यूट्रली सब चीज़ें बताना। उसका खुद का ओपिनियन वो बता ही नहीं सकता, टेक्निकली बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताते हैं। आजकल उल्टा हो रहा है कि आप फिल्म मेकर से एक्सपेक्ट करते हो कि ओपिनियन मत बताओ, रिपोर्टर की तरह न्यूट्रल हो, तो हम कहते हैं कि यार ये प्रोपेगेंडा नहीं है। और अगर मीडिया वाले पूरा ओपिनियन बताते तो हम कहते हैं कि यार ये तो सही है, बिकॉज वो तो ओपिनियन बता रहा है। रोल उल्टा है इस कंट्री में, दुर्भाग्य से सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है इन दोनों फील्ड्स में। तो आप चाहते हो कि मीडिया से आपको न्यूट्रल मिले, जो है वो बता दो, आप ना स्माइल करो। पहले तो इतने रूल्स स्ट्रिक्ट होते थे, आप स्माइल नहीं कर सकते। दूरदर्शन के जो पहले समाचार होते थे वो करेक्ट समाचार थे, पीछे आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाल सकते। आप जो है वो आप बताते हो न्यूट्रली,
कुछ किए बिना, कुछ एक्सप्रेशंस के बिना, और आप चले जाते हो। आप बाद में एज अ ऑडियंस, एज अ आवाम इस देश के, आप डिसाइड कर लो आपको क्या, आप उसमें से क्या निकलता हो। फ्री इंडिपेंडेंट थॉट है आपका। अभी क्या है, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फिल्म से निर्देशक बनाएगा फिल्म क्योंकि उसका ओपिनियन है। जैसे 370 के बारे में And मेरा art is not subject to any criticism. I mean, I'm saying कि you can criticize, but you In can't terms say of moral criticism. you can morally also criticize फिल्म निर्देशक, लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हमने इस फैक्ट्स को गलत दिखाया है। अगर आर्टिकल 370 की बात करें तो आर्टिकल 370 का एक डायलॉग है जिसमें मेरा ओपिनियन पूरे फिल्म में समझ आता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 370 हटाने से, प्रियमणि जी का डायलॉग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं बस कह रही हूँ कि प्रॉब्लम हमारी होगी। ये कैसा देश है जिसमें आप बोल रहे हो एक और एंटिटी को हम जन्म दे दिया, उसको बोला कि तेरा अलग झंडा होगा, तेरी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी, तेरे पास ये रूल नहीं है कि अगर जनगण मन हो जाएगा तो तुझे खड़ा रहना है। जीएसटी आप लागू करोगे, कोई भी आप लॉ लागू करोगे तो उस स्टेट में वो नहीं लागू हो सकता, उसके लिए आपको अलग फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कौन सा देश है जहां पे 2 झंडे एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैं तो यूएस का भी नाम ले रहा हूँ, यूएस में तो भी तो सिविल वॉर्स के कितने ये हुए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि यूएस ने बोला कि चलो इस पर्टिकुलर स्टेट को खुद का झंडा दे देते हैं। अचानक जाके हिंदुस्तान के साथ ये बात क्यों आ जाती है कि चलो हम तो सेक्युलर नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। हिंदुस्तान से ज़्यादा बड़ा सेक्युलर देश और हिंदुइज्म की तरह सबसे सेक्युलर रिलीजन इस पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारा मतलब वो जहन में ही सेक्युलरिज्म है, जहन में ही हमारे सेक्युलरिज्म है। हम कहते ही हैं कि यार हम सब भाई बहन ही हैं, ये आप उड़ा नहीं सकते, आप कुछ भी उस पे ऊपर लिखो, कुछ भी करो, ये थॉट ही हज़ारों सालों के पहले वाला थॉट है। तो जब हमने 370 की बात की तो मैं जानता था कि यार प्रोपेगेंडा बोला जाएगा। 2 ही तरीके हैं, क्रिटिसिज्म आएगा, मेरे ऊपर कोई बोलेगा कि यार ये तो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए कर रहा है, इलेक्शन के वक्त की बात तभी रिलीज कर रहे हैं, तो उसका भी अलग रीज़न है। कोई भी प्रोड्यूसर ये तो सोचेगा ही कि मुझे सबसे ज़्यादा आउटपुट थिएटर में कब मिलेगा। हाँ, एक बिजनेस एस्पेक्ट भी तो है। आप कोई भी फिल्म देखो, आप अगर कोई न्यू ईयर वाली फिल्म या कोई एंजॉयमेंट वाली फिल्म देखते हो तो आप सोचते हो ना कि दिवाली के दिन मैं ये करूंगा, या होली के दिन मैं रिलीज करूंगा, या मैं क्रिसमस के दिन रिलीज करूंगा। वो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, वो विंडो था। और प्लस और एक चीज़ थी उसमें कि हम प्रियमणि और यामी जी को लेके फिल्म बना रहे थे। हमारे फिल्म में कोई बड़ा, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़ा मेल स्टार नहीं था, लेकिन बहुत दोनों टैलेंटेड एक्टर्स थी, लेकिन हम किसी बड़े स्टार की फिल्म के साथ कॉम्पीट भी नहीं करना चाहते थे। जैसे कि उसके पहले उसके थोड़े बाद अजय देवगन जी की फिल्म आई शैतान, वो बाद में अक्षय कुमार की फिल्म आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अगर मान लो हमने वो विंडो वहाँ पे रख देते तो हम मतलब बिना मतलब के एक कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। एक प्रोड्यूसर क्यों जाएगा? वो तो ये सोचेगा कि मुझे जब खाली मिल रहा है तभी मैं अटैक करूंगा, तभी मुझे ज़्यादा उससे मुनाफा होगा। तो उसमें तो गलत बात नहीं, उसमें तो बिजनेस एस्पेक्ट है। दूसरी बात रही कि बहुत लोगों ने कहा कि पीएम मोदी जी को आपने दिखाया, अमित शाह जी के कैरेक्टर को, होम मिनिस्टर साहब के कैरेक्टर को आपने दिखाया, तो अगर उनका रोल है, आप ऐसी फिल्म्स 370 टाइप आर्टिकल हटाना आप एक पीएम और एचएम के बिना तो कर नहीं सकते। ऐसे तो नहीं दिखा सकते कि कोई एनआईए के लोग हैं। वो तो फैक्ट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में है वो। और उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रिपोर्टर्स को ये होता था कि आप बताओ मेरा पीएम फिल्म में आता कब है? पुलवामा के बाद सेकेंड हाफ में पीएम आ जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तब, उसके पहले तो वो आता नहीं है। तो आप ब्यूरोक्रेट काम करे, जो कि होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी स्पाइन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो थ्रू प्रियमणि के रोल आपने वो सब चीज़ें दिखाया। हमने प्रीवियस गवर्नर को भी तो क्रेडिट दिया है, मतलब मोहन आगाशे सर जिस गवर्नर की बात कर रहे हैं, जिनका किरदार वो निभा रहे हैं, उन्होंने बहुत काम पहले किया हुआ है आर्टिकल 370 हटाने के लिए। वो तो कुछ मतलब वो तो इस पार्टी के नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया कि यार ये बात थी। और रहा सवाल प्रोपेगेंडा बोलने का कि मुझे ये भी लगा कि बहुत लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा कहा बिना देखे। ये बड़ी दिक्कत की बात, ये बड़ा गलत ट्रेंड है इंडस्ट्री में। कुछ भी ट्रेलर लॉन्च होता है, पोस्टर लॉन्च होता है, लोग एक ओपिनियन बना देते हैं कि ये फिल्म तो ऐसी है, देखेंगे नहीं। तो आप देख, और वो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहता हूँ कि एक तौर से अच्छी भी बात ये थी कि जब लोगों ने देखा, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉल करके भी बोला है, बड़े लोगों ने भी, कि भाई साहब आपने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, आप कहीं पे बताओ मत कि मैंने आपको फ़ोन किया था। ये मुझे लगता है मेरी फिल्म की बहुत ही आर्टिस्टिकली बहुत ही बढ़िया था, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी थीम को एक्सप्लोर किया, और जो देखेंगे वो नहीं बता पाएंगे कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी था।
और रही बात आप मसाला तो था, मैं ना नहीं बोलूँगा, एक्शन में जो लास्ट में दिखाया था वो फिक्शन था, क्योंकि आपको वो तो चाहिए, आप पूरा का पूरा लीगल है ये, आप लीगल ड्रामा कैसे बनाओगे, वो कल जाके डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, तो आपको उतना तो करना पड़ेगा, बतौर निर्देशक आपको वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे आप देखोगे, अगर मेरे क्लाइमैक्स सीन में भी एक्चुअल में उस दिन एक भी सोल्जर नहीं मरा था एक्चुअल में, तो मेरा क्लाइमैक्स आप वापस जाके देखोगे तो हाँ उसको गोली लगती है, मैंने दिखाया है, लेकिन कोई मरा हुआ नहीं दिखाया मैंने, वो स्ट्रगल कर करके अंदर जा रहा है ऐसे दिखाया, तो उतना हमने ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की है कि जितना हो सके उतना। तो वो, और जहन में मेरे पहले से ये था कि आर्टिकल 370 जब हट गया था, वो एक करेक्ट रीज़न की वजह से हटा था, उसके वजह से अभी फाइनली कश्मीर में इतनी चीज़ें हो रही, 60 प्रोजेक्ट्स शूट हो रहे हैं इस वक्त कश्मीर में, 60। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही बड़ी इकोनॉमिकल डाइव है कश्मीर के लिए। और ये आपका फिल्म शायद एक ट्रिगर पॉइंट था जो, वो तो मैं नहीं जानता, इतना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पूरा देश उस फिल्म के लिए एकजुट हो गया था, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच के वक्त होता है कि पूरा देश एक साथ, हमें तो इंडिया चाहिए, आप कुछ आपके कितने भी डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, बाकी इतने बड़े देश में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत लाजमी ही है, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए दूसरी साइड की डेमोक्रेसी ओपिनियन का। राइट। तो आपका जो 370 पे जो ओपिनियन है, एक बहुत ही क्लैरिटी है, एक बोल्ड आपका स्टेटमेंट है, इससे आपको नहीं लगता कि जो ये फिल्म फर्टेनिटी है आपको इस तरह कुछ टैग लगा देगी कि ये तो राइट विंग के हैं, या इस तरह का वैसा जहन में आता है कभी? क्राफ्ट अगर आपका सही होगा तो कोई भी आपसे टैग या कुछ नहीं लगाएगा। आप अगर, हाँ अगर हमने लाइन क्रॉस करके, अगर मैंने ऐसी फिल्म बना देती कि मैंने कुछ गलत चीज़ें भी दिखा दी सही करके, और या फिर मैंने इतना पुश किया, मैंने सेल करने की कोशिश की है, वो अगर होता तो सब लोग टैग लगाते, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे जहन में ये था कि हम जैसे जैसे उरी के साथ भी हुआ था, जब आदित्य ने उरी की थी तब उरी हुआ था करेक्ट, लेकिन फिल्म का क्राफ्ट इतना सही था कि उसमें भी पीएम मोदी जी का कैरेक्टर था, लेकिन पर्सपेक्टिव जो था वो सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। विकी कौशल एक सोल्जर है और उन्हें बहुत सही तरीके से दिखा दिया, तब टैग नहीं लगा। इसलिए आज भी आदित्य के ऊपर भी टैग नहीं है, उसका रीजन है क्राफ्ट पे खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि चलो हम ऐसा कुछ बना देंगे तो पैसा कमाएंगे। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स इन द इंडस्ट्री, नो डाउट, नो डाउट। तो आदित्य जी ने उरी बनाई, कभी उनके साथ आपका डिस्कशन नहीं हुआ, अभी उन्होंने खुद क्यों नहीं उसको डायरेक्ट किया? दो चीज़ें थी, एक तो था कि उरी और 370 में सबसे बड़ा फ़र्क जो था वो ये था कि उरी एक स्ट्राइक के ऊपर है, तो एड्रेनलिन आपका ना रश होता है, क्योंकि आप दिखाओगे कि भाई किसी को उड़ा दिया, किसी की मिसाइल उड़ा दी, एक कुछ सिचुएशन ऐसा बनाया जाता है कि फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो, आप एक्चुअल में अटैक दिखा रहे हो, में उसमें हाँ। यहाँ पे आप एक लीगल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हो कि आर्टिकल 370 ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्लॉज है, इस आर्टिकल को आपको कैसे हटाना है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें थी कि एक तो फिल्म टोटली अलग थी, हाँ दोनों में एक्शन है, लेकिन आपका मेन मुद्दा जो वहाँ पे था कि हम घुस के मारेंगे, वो यहाँ पे तो आप एक लीगल, आप पेपर की बात कर रहे हो। तो एक जो चीज़ मेरे जहन में थी कि जो आदित्य भी कह रहा था कि यार ये एक ऐसा बंदा क्रैक कर पाएगा जिसको इन्फॉर्मेशन ड्रामा लगती है, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी डायरेक्टर होगा तो बोलेगा यार इसमें तो ये क्या ही बनाऊं, इस पे ऊपर मैं, इस पे तो कोई आएगा ही नहीं तो थिएटर में। कैसे मिली ये फिल्म, और ये ओरिजिनल आइडिया किसका था? स्टोरी क्रेडिट आपका भी है, आदित्य जी का भी है? ओरिजिनल आइडिया ऐसा हुआ था कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आए थे मिलने के लिए, और उन्होंने करीबन 2000 उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। आपसे या आदित्य धर जी से? एक्चुअल में आए थे आदित्य धर जी के पास, और आदित्य धर जी ने कहा कि यार ये देखने के लिए मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार एक बंदा है, ऐसा ऐसा है, बहुत रिसर्च है, हमें थोड़ा रिसर्च देखना पड़ेगा, तब जाके बता सकते हैं कि पिक्चर बन भी सकती है या नहीं। तो मैं, आदित्य और मेरा को राइटर है मुनाल ठाकर, हम तीनों उनसे मिले, देखा रिसर्च क्या है क्या नहीं है। जो डिलीटेड क्लॉज का पॉइंट था ना उस आर्टिकल 370 में, वो मुझे और मुनाल को समझ आ गया। और लोकेश जी थे, आदित्य जी थे प्रोड्यूसर्स, उनको तब वो थोड़े नर्वस हो गए थे कि यार मेरे को समझ नहीं आया, ये बहुत ही मतलब ये तो बोरिंग हो सकता है। लेकिन जब हमें वो पता चला था, मुझे और मोनाल जी को वो पता चला था, तो हम लिटरली चेयर से उठ गए थे। ये एक्चुअल रिएक्शन थी कि हम चेयर पे बैठे थे, कुछ मिल गया ऐसे। मिल गए, मैं ऐसे मतलब यूरेका मूवमेंट थी, हमने उठा, मैं और मोनाल एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई साहब ये मतलब अगर डिलीटेड क्लॉज नहीं होता तो ये नहीं होता कुछ भी, ये एक चीज़ भी नहीं होती इसमें से, और 370 नहीं हटता। तो तब आदित्य ने बोला कि यार ये इन्फॉर्मेशन तेरे को सही लग रही है, तेरा इसमें, तुझे उसमें ड्रामा ज़्यादा दिख रहा है, मुझे उतना नहीं दिख रहा है, तो जेन्युइनली आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू डायरेक्ट इट, और अगर आप रेडी हो तो आप डायरेक्ट कर लो।
तो मैंने कहा मैं तो करूँगा, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं करूँगा। पहला थिएटर रिलीज था शायद आपका ये। हाँ हाँ, पहला थिएटर रिलीज था, लेकिन तब मतलब हम ये कह रहे थे कि ये बनेगी, तब उस दिन से आज तक, मतलब रिलीज दिन तक मैं और मोनाल जो थे वो पहले से हम कह रहे थे कि ये पिक्चर चलेगी और ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगी अगर हमने उसको अच्छे, हम ये बस थॉट, हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि कमाई हो, इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से बताओ, बस जो आपको समझ आए, वो अंडरस्टैंडिंग है, उसको दर्शकों तक पहुंचा दो, पहुंचा दो क्लैरिटी के साथ। करेक्ट और जिसमें आप कामयाब रहे। तो एज ए फिल्म मेकर आप बिजनेस साइड को कैसे अप्रोच करते हो किसी भी प्रोजेक्ट को? बहुत ही क्रूशल है, मुझे तो लगता है कि मैं एज ए इंडी फिल्म मेकर आपने अपने करियर की शुरुआत की, अपने पैसों से बनाया, तो बट मैं ये कहूँगा कि मैं इंडी फिल्म मेकर कभी नहीं था। इसका रीज़न भी ये है कि एक तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं मैंने एफटीआई के शॉर्ट फिल्म्स बहुत देखी हैं, मुझे आर्ट फिल्म नहीं कभी बनानी थी। मेरी आबा एकतान आप देखोगे, खरवस देखोगे, अमृतसर जंक्शन देखोगे, तीनों फिल्में ड्रामा है। आप बोर नहीं हो सकते, आप रोगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको हंसाऊंगा बस, लेकिन एंटरटेनमेंट रोना भी होता है। तो मैं आपको रुलाऊंगा, जो कुछ करूंगा, लेकिन आपको बोर नहीं करवाऊंगा। ये मेरा पहले से था, क्योंकि आप जो कुछ वक्त मुझे 30 मिनट का दे रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसका आपको रिटर्न दे रहा हूँ एज अ इमोशनल एक्सपीरियंस। तो मेरी पहले से ये सोच थी, क्योंकि थिएटर जब मैं करता था तो एक मुझे याद है, एक शो मैंने किया था मुंबई में, एक छोटे से नाटक का शो था, और उस शो में यहाँ पे रविंद्र नाट्य मंदिर में शो था। ये बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन वो इसलिए कह रहा हूँ कि उससे मेरी बहुत फाउंडेशन बनी हुई है उस चीज़ से। और थिएटर की कैपेसिटी थी करीबन 400 और लोग आए थे 20। तो तब मैंने कहा यार, ये इतना सब करने के बाद 20 लोगों के लिए, उस 20 में से तो 10 लोग तो मेरे ही हैं, दोस्त है, कोई मौसी है, कोई और आया है, मतलब बचे हुए तो 10 में से और किसी के होंगे। तो एक्चुअली आपका टिकटेड ऑडियंस तो 1-2 भी नहीं है। इस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन मुझे याद है तब मुझे जो डायरेक्टर थे या जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा देख, यही सीख है कि थिएटर में आप 1 हो या 10 हो, आप उनके लिए दिखाते हो। मैं इस सोच से तब भी और आज भी सहमत नहीं हूँ। आप जब आर्ट करते हो, आप पेंटिंग करो, ड्रामा करो, फिल्म करो, आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो। अगर आपको ऑडियंस नहीं है, इसका मतलब है आप घर पे बैठ सकते हो और घर पे अपने अपने अलमारी, अपने वॉल पे लगा दो अपना पेंटिंग। तो तब से एक दिमाग में सोच थी इकोनॉमिक्स की, जो बिजनेस की आप बात कर रहे हो, कि यार कुछ भी हो, बिजनेस चाहिए। बिजनेस के बिना आप अगर करोगे, कोई किसी भी चीज़ का अगर पैसा नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है। तो इसी के वजह से बाद में डायरेक्टर स्ट्रगल करते हैं कि यार ये बना तो पाएगा, इसमें क्रिएटिव्स तो है, लेकिन ना ये बॉक्स ऑफिस का नहीं समझ पाएगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। हम एक ऐसा देश है जो बॉक्स ऑफिस बहुत क्रिटिकल है, हमें पैसा कमाना है, ताकि आप वो पैसा, जितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आप दे सको। आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस, थ्री डायमेंशन वो आप नहीं हटा सकते। अगर आप कह रहे हो कि मैं आर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसका एक्चुअल में रीज़न ये होता है, एक्चुअल में आर्ट फिल्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये बहुत ही गलत वर्ड है, आर्ट फिल्म, पैरेलल सिनेमा, पैरेलल थिएटर, एक्सपेरिमेंटल। आपने बोला कि एक बंदा चल रहा है, वो फिर उठाएगा, खाएगा, बैठेगा, तो लोगों को यही लगता है कि जितना स्लो बोरिंग रहे वो आर्ट फिल्म है। एक कॉमन परसेप्शन है। लेकिन वो सही नहीं है। अगर आप वही करना चाहते हो तो फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना दो। तो आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि आप एक्चुअल में ड्रामा लिख नहीं पा रहे हो। क्योंकि एंटरटेनमेंट करना बहुत मुश्किल है। आपको मैं कहूँ, आप मेरी शॉर्ट फिल्म देखो, ये डिफिकल्ट है ना। आपको मैं 30 मिनट के लिए जोड़ के रखूँ, आपका तो ध्यान ऐसे भटक जाएगा। 2 मिनट बोर हो जाओगे, आप बोलोगे पॉपकॉर्न खाऊंगा, कॉफ़ी लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बहुत क्रूशियल है, और वो इसलिए मुश्किल है बिकॉज वो लिखना मुश्किल है। तो कई लोग हमारे जनरेशन के ये एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि चलो मैं ड्रामा लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं आर्ट फिल्म बना देता हूँ, और थोड़े 10 लोग बोलेंगे, कहीं पे फेस्टिवल में जाएगी फिल्म, कुछ हो जाएगा, मैं बोल पाऊंगा कि चलो मैंने फिल्म तो की। उसका मतलब क्या है? उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस एस्पेक्ट मेरे दिमाग में पहले से था। जबकि उस दिन जब रविंद्र नाट्य मंदिर में 20 लोग आए थे, मैंने डिसाइड किया था अभी इसके बाद कभी ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने मेरा प्रोडक्शन हाउस खोला, उसके बाद मैंने थिएटर्स चालू किए, उसके बाद जितने मैंने ड्रामाज आज तक किए हैं, मैं एक रेट के नीचे पैसा नहीं ये करता। मेरा टिकट इतना होगा तो इतना होगा, बस उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपको आना पड़ेगा। और सौभाग्य से भगवान और सारी जनता जो है, इतनी ऑडियंस जो इतनी दयालु है, वो समझ जाती है ये क्यों हो रहा है, और हाउसफुल भी शोज चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी ऐसे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसमें आप कुछ डिफरेंट थीम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट? अभी तो जैसे साइंस फिक्शन हो गया, कोई क्राइम थ्रिलर हो गया, अभी तो मैं कॉमेडी हो गया। अभी अगली फिल्म जो आ रही है वो है बारामुल्ला,
जो भी कश्मीर की है, लेकिन वहाँ का वो जो कश्मीर है वो आर्टिकल 370 या बाकी के जितने फिल्म्स कश्मीर के ऊपर आ रहे हैं उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि वो फिल्म हॉरर सुपर नेचुरल जॉनर में बैठी हुई है। फ्लोर पे चली गई है ये। नहीं, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, अभी रिलीज आई थिंक 4-5 महीने में हो जाएगी। वो एक्चुअल में टेक्निकली वो मेरी पहली फिल्म थी, ओके। जो बाद में 370 बन गई। उसके पहले 370 रिलीज हो गई, थिएट्रिकल थी। तो उसके बाद इसमें मानव कौल हैं, भाषा सुमली हैं, और हमने ये पूरी इस फिल्म कश्मीर में शूट की है, जो करीबन -18 डिग्रीज में पूरा का पूरा बर्फ़ का कश्मीर देखने को मिलता है। तो वो फिल्म अभी अगली आएगी। इसके बाद जॉनर्स की बात करूँ तो मेरा एक ही ये होता है कि कोई भी जॉनर मैं जो चल रहा है उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। अगर मैं रोम कॉम बनाऊंगा कभी जाके, तो मेरा ये जहन में होगा कि उस रोम कॉम के जॉनर कमर्शियल एस्पेक्ट रहता है कि हाँ, समय के साथ चलना है। समय के साथ चलना है और उसको नई चीज़ों से दिखाना है। ऐसे नहीं कि आप ये फॉर्मूला चल रहा है, चलो ये एक्टर को ले लो, ये कर लो, ये चल जाएगा, ये मुझे नहीं करना है कभी भी। बहुत जल्दबाजी में इंडस्ट्री ये भी कहती है कि चलो डायरेक्टर का टाइम होता है, जल्दी से जल्दी बना दो, मिल रही है तो कर लो। मैं वो थोड़ा सा वो गोवा का आज भी ब्लड है। हम लोग सुशागाद होते हैं, सुशागाद का मतलब होता है हम काम होते हैं, पोर्तुगीज़ वर्ड है, लेकिन उसका मतलब होता है हम काम होते हैं। हम कहीं पे जल्दबाजी नहीं करते, हम आराम से करते हैं जो करना है वो। तो वो कहीं ना कहीं आज भी स्लो एंड बिल्ड बिग करेक्ट। अच्छा, आर्टिकल 370 का एक एस्थेटिक एस्पेक्ट, उसको आपने नैरेटिव के साथ कैसे बैलेंस किया? क्योंकि कश्मीर दिखाना था, एक पॉलिटिकल, जब कश्मीर आता है तो एक सेंसिटिविटी भी आ जाती है, कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। तो उसमें आपने उसको, जो एस्थेटिक एस्पेक्ट था आपकी आर्टिकल 370 फिल्म का, वो बहुत ही अच्छा था। कैसे बैलेंस किया नैरेटिव के साथ? एक तो इसमें डेफिनेटली नाम लूँगा सिद्धार्थ वसानी, जो डीओपी थे हमारे, बहुत ही होनहार डीओपी और बहुत ही यंग डीओपी, प्रॉमिसिंग डीओपी। हमारे जहन में इतना ही था कि उसका जो ग्रेनेस है वो दिखा पाए, क्योंकि कश्मीर में आप अगर जाओगे आज भी तो आपको रियलाइज़ होगा, हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि आज दिन है रात है बस। कश्मीर की ना जो शाम है बहुत ही ट्रिकी होती है, वो ना ब्लैक होती है ना वाइट होती है, और उसी में सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि 6-5 बजे ही सनलाइट चली जाती है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है जो बहुत वल्नरेबल है। आपको समझ नहीं आता इस गली में जाऊं या ना जाऊं, यू नो यहाँ पे क्या ही होगा, कौन देख रहा है, कोई खिड़की खुल रही है तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है, क्या किसी को वो फ़ोन करके बता रहा है। लेकिन जहन में जो सोल है जो कश्मीर का, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोग हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। मतलब इंसानियत जो है आज भी वहाँ के आम लोग जो हैं उनको अमन ही चाहिए, उनको मज़े ही करने हैं, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको इकोनॉमिक्स चाहिए। तो वो जो बात थी वो, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर पिछले 2 साल में मेरा घर ही बन गया था। आज मैं कश्मीर चला जाऊँगा तो मुझे होटल की ज़रूरत नहीं है, इतने दोस्त बन गए कि मैं किसी के भी घर पे जाके रह सकता हूँ। ये जो कमाई थी वो कश्मीर ने दी है, क्योंकि पहले 2 फिल्म्स आप बोल रहे हो कि कश्मीर में है, 370 पूरी कश्मीर में हो गई, बारामूला पूरी कश्मीर में हो गई, तो इतना एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया उस जगह के साथ। तो एक और एस्थेटिक्स की बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि हम कश्मीर का ग्रेनेस दिखाएं, लेकिन उसका ब्यूटीफुल जो एक पार्ट है वो एंड में पिक्चर के आ जाए। जो आप लास्ट शॉट अगर कश्मीर का देखोगे तो दल का शॉट है, यामी लेटर छोड़ रही है पानी में और पूरा का पूरा हमें कश्मीर दिख रहा है, जो आज का जो हम कहते हैं कि यार ये हेवन है, हेवन ऑन द अर्थ है। तो वो कहीं ना कहीं आज भी है, बस हमें उसके देखने की नज़रिया हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज द मेन डील विथ 370 का, मतलब एस्थेटिक्स। अब ये फिल्म थी आर्टिकल 370, इसके पीछे आपने कैसे रिसर्च वर्क किया, कैसे प्रिपरेशन की कि ये स्टीरियोटाइप ना हो जाए? ज़्यादातर क्यों कश्मीर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं और जो पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर कोई सेंसिटिव सब्जेक्ट है तो उसमें एक स्टीरियोटाइप आना ज़रूरी होता है, और पॉलिटिकल ड्रामा में एक पेसिंग रखना पड़ता है, आप उसको ना ज़्यादा कर सकते ना कम कर सकते। तो इसके पीछे क्या प्रिपरेशन रही, कैसे किया इसको आपने? बेसिक प्रिपरेशन ये थी, जो आपने देखा होगा कि चैप्टर्स हैं, तो पहली बात तो चैप्टर्स हमारे जहन में जब आ गया इजी हो गया कि इसको ईजी होगा, क्योंकि इतना डिसजॉइंटेड ओवरऑल स्टोरी है, आप एक फ्लो में दिखाने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक ही होने वाला है, ये हमें पहले पता चला। ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है उस फ्रेगमेंट को, करेक्ट, कि ये चैप्टर वाइज है, ये एक हाँ। चैप्टर है, दूसरा एक चैप्टर है, उसमें थोड़ा कूल भी लगता है। और दूसरी चीज़ जो पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हो, जहन में ये था कि क्या एक लड़का ये फिल्म देख के ये कहेगा कि यार मैं भी पीएमओ ब्यूरोक्रेट बन सकता हूँ, या मैं भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना कूल है। तो कहीं ना कहीं वो मेन थॉट था कि क्या हम पॉलिटिक्स को, पीएमओ ब्यूरोक्रेसी,
इन चीज़ों को कूल बना सकते हैं क्या, कि आप कल जाके ये मत सोचो कि वहाँ पे गंदगी है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप खुद अगर कुछ डिफरेंस लाना चाहते हो तो आप बतौर एक नागरिक हिंदुस्तान के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि शायद मैं ये करूँगा और कूल लगेगा। इसलिए मुझे हमेशा लगता है प्रियमणि जब आती है, आज भी बहुत इतने लोगों ने ईमेल्स किए, मैसेजेस भेजे कि प्रियमणि के कैरेक्टर को देख के मुझे भी एक IAS IPS ऑफिसर बनना है, मुझे भी PMO में काम करना है, साउथ ब्लॉक में मुझे काम करना है, कैसे किया जा सकता है। या कोई यश चौहान के कैरेक्टर को देख के ये कहता है कि यार मैं CRPF में जाना चाहता हूँ। या कोई ये कहता है अमित शाह के कैरेक्टर को देख के कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट बनूंगा और इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लूंगा कि कहीं जाके मैं एटलीस्ट एक छोटी सी सीट तो लड़ पाऊं, उसके बाद देखते हैं कहाँ, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ही। और ये सारे यंगस्टर्स हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि ये मतलब एज ब्रैकेट में सारे यंगस्टर्स जो फ्यूचर है इस कंट्री का, वो देख के बोल रहे हैं, जिनको पहले इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन अचानक से जब 370 देखते हैं उनको लगता है यार ये तो बहुत कूल है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा इसी के वजह से कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया। क्योंकि ऐसी कहानियों में आप प्यार में नहीं पढ़ सकते उस कहानी के, क्योंकि जब एक निर्देशक प्यार में पढ़े, मैं तो मुझे आज भी नहीं बह सकते। हाँ, मुझे आज भी याद है जब लास्ट सीन था अमित शाह जी का, जहाँ पे वो रोहित थापर कैरेक्टर को बहुत ही मतलब मुंह पे जवाब देते हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिबेट पे जा रहे हैं, तालियां बज रही हैं। मैं एक ही चीज़ किरण करमरकर सर को हमेशा बताता था, या प्रियमणि जी को भी बताता कि आप जब उनको आंसर दे रहे हो, आप उसको एंजॉय मत करो, आप आंसर दो। एक ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन में एक अनकंफर्ट होता है, वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ने बहुत ही शानदार तरीके से कि आप नर्वस हो, ऐसा नहीं कि आप दबंग के कोई हीरो, जैसे कि स्टीरियोटाइप फिल्मों में होता है कि आप भी है, मतलब जब आप ISI के साथ डील करने वाले हो, तो पाकिस्तान पागल देश नहीं है, उनके भी पास डर सबको लगता है। उसको हावी करके आप कैसे कर रहे हो, उसी में मजा है। लेकिन ये हम रियलिस्टिकली दिखाना चाहते थे कि सब लोग जो, क्योंकि कई बार ऐसे फिल्मों में ये भी होता है, जो इसके आगे पीछे भी 1-2 फिल्में आई थी, मैंने देखा था कि जो विलन होता है ना वो पागल होता है। अभी विलन पागल होगा तो हीरो को मजा ही क्या आएगा। विलन तो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, और वो है भी। आप इतने सालों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, आप इतने सालों से उनसे जूझने की कोशिश कर रहे हो, गलत है वो, बट वो तो है उतना ही इंटेलिजेंट। गलती भी उसी इंटेलिजेंस से ही कर रहा है आपके लिए, तो वो हम दिखाना चाहते थे। उसी से आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच। इट हेल्प्ड द फिल्म, इट हेल्प्ड द कैरेक्टर्स। और कई बार मुझे क्वेश्चन भी करते थे एक्टर्स कि यार मजा आ रहा है यार ये बोलने में, कि यार क्या ही उखाड़ोगे आप, ट्रेडिशनल फिल्में देखी है वो डायलॉग। मैं कहता था नहीं, आप मत करो एंजॉय और वहीं पे वो थिन लाइन है, जैसे वो एंजॉय करोगे लोग और बोलेंगे कि प्रोपेगेंडा है। आपकी फिल्म ये एक डिफरेंट क्रिएशन हो गया है फॉर्चुनेटली। और वो एक्चुअली थिन लाइन होती है कि अभी अगर मैं एक्टर को बोलूं भाई आप दूसरी पार्टी के मार रहे हो और एंजॉय करो, वहां पे वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं इतना प्यार में हूं उस चीज के, थिन लाइन डिफरेंस है, क्योंकि मैं इतना प्यार में हूं उस चीज के, इतना मैं ऑब्सेस्ड हूं उस चीज से, उस एक डायलॉग से जो लेट्स से HM ने किया है, कि मैं उनको बोल रहा हूँ उससे एंजॉय करो, मारो उसकी, ये करो। नहीं, आपके सामने जो खड़ा है वो भी उतना ही स्ट्रांग है। यही डायरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। करेक्ट, आई डू एग्री। अच्छा, आपको स्टोरी मिल गई, आपको प्रोडक्शन हाउस मिल गया, फिर की कोलैबोरेशन, जैसे सिनेमेटोग्राफर हो गया, एडिटर हो गया, कंपोजर हो गया, उसको कैसे सिलेक्ट किया, या उसमें प्रोडक्शन का वो कॉल था, या आपको भी लगा कि नहीं ये DOP लेते हैं? DOP के लिए बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मैंने पहले DOP के साथ जो काम किया था वो गोवा के ही थे, जो बारामुल्ला में थे। आर्नल्ड फर्नांडिस बहुत ही बड़ा नाम है बम्बई में, एडवर्टाइजमेंट मतलब कि काइंड ऑफ किंग है वो DOP, बहुत ही यंग है लेकिन बहुत ही बड़ा नाम है। तो उनके साथ काम किया था, तो मैं पहले चाहता था कि उनको लेके आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम किया था, लेकिन उनके कुछ डेट्स के वगैरह इश्यूज थे। जब सिद्धार्थ से मिला वसानी, तो उनका 1-2 प्रोजेक्ट्स, मतलब उनके पास विंडो था, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो वो आ गए और उन्होंने पहले धूमधाम की थी जो अभी रिलीज हो रही है, यामी गौतम, और तो वो उन्होंने की है। तो मैं कह रहा था यार ये बंदा रोम कॉम करने वाला बंदा है, इसको कैसे समझ आएगा कि 370 किस तरीके से शूट करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल है, बहुत चीज़ें हैं उसमें, कश्मीर है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि आप एक बार मिल लो, तो मैं पहली बार बस मिलने के लिए मैंने मतलब एक मीटिंग करवाई, और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मैच्योरिटी है उस बंदे की, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझ मेरे साथ वो कोलैबोरेट कर सकता हूँ। क्योंकि एक बतौर डायरेक्टर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे चाहिए वो उसका विजन बनना चाहिए,
क्योंकि मैं विजन दिखाऊंगा। अभी सारे डिपार्टमेंट्स को ये मानना पड़ेगा कि एक तो मैं बिलीव करता हूँ इस डायरेक्टर में, और जो उसकी विजन है वो मेरी विजन है। बाद में बीच में प्रोडक्शन आए तो भी उसको लड़ना पड़ेगा। ये मजे की बात है, क्योंकि प्रोडक्शन कभी भी बीच में आ सकता है कि आप इसके लिए पैसे नहीं है, इसके लिए कुछ और इशू है, जो उनका करेक्ट है उनके तरफ से। और स्पेशली इन अ फिल्म लाइक 370, जिसमें बहुत ही, आप कश्मीर में जब शूट करते हो, आप बुरहान वानी का सीक्वेंस शूट कर रहे हो, बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये। तो एक डीओपी को ये समझ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मुझे वसानी में दिखी। और हम दो यंग लोग थे लेकिन हम में समझ उतनी थी, तो वो सबको बिलीव हुआ। उसी के साथ मुझे लगता है श्रीराम सर जो थे, जो पीडी प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, हम ये चाहते थे कि पीएमओ ऐसा दिखे कि जैसे बाकी की फिल्मों में आज तक नहीं दिखाया हुआ। तो उन्होंने ऑलरेडी बंसाली सर के साथ इतना काम कर चुके हैं वो, मतलब बाजीराव मस्तानी जैसा। तो फिर हम ये जानते थे कि लार्जर देन लाइफ पीएमओ दिखेगा। हमने पूरा सेट मुंबई में बनाया था, लेकिन जब मैं सेट में गया तो मतलब मैं पागल हो गया था, क्योंकि तो वो भी एक हमारा डिपार्टमेंट था जो हमने बहुत उसके लिए रिसर्च किया, बहुत लोगों से मिले, लेकिन फाइनली मुझे श्रीराम सर ही चाहिए थे, सुजीत सर और श्रीराम सर, और उनके साथ मज़ा आ गया काम करते वक्त। बाकी के जो डिपार्टमेंट, जैसे म्यूज़िक था, शाश्वत सचदेव, उन्होंने पहले उरी कर चुके थे वो आदित्य के साथ। तो आदित्य ने ही सजेस्ट किया था कि यार शाश्वत को मिल ले, देख ले, अगर तेरा वाइब मैच होता है तो, और बाद में देखेंगे। शाश्वत के साथ काम करना, मैं, शाश्वत और एडिटर शिव कुमार पानेकर, हमने मज़े किए उस फिल्म में। हम तीनों लोग साथ में सोते थे, बैठते थे, सब करते थे, जस्ट एक फिल्म कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। तो जैसे जनरली बोला जाता है कि डायरेक्टर और डीओपी का रिश्ता मियाँ बीवी जैसा होता है, जिसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी, प्यार मोहब्बत भी रहता है। तो सेट पे इस तरह के क्रिएटिव डिफरेंस आते थे कि डीओपी कुछ अलग तरीके से दिखाना चाह रहा है, या स्ट्रिक्ट थे आपकी, नहीं भैया मेरे को ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना है, या फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके अप्रोच में? फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मेरा प्रोसेस जो हमेशा रहता है वो ओपन रहता है, लेकिन हाँ मैं कंट्रोल तो करता हूँ। लेकिन नोक झोंक या उस तरीके के डिफरेंसेस बहुत नहीं थे, इवन 370 में और इवन बारामुल्ला में। तो क्योंकि आपको जब आउटपुट दिखता है, आपके यहाँ पे जाना चाहते हो, और पहली मीटिंग में आपने जो सेट किया है टोन, अगर डायरेक्टर बीच में वो चेंज करेगा तो हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन पहले दिन आपने जो एक बतौर एक निर्देशक और एक डीओपी आपने जो डिस्कशन किए हैं, अगर वो विजन आपकी चेंज नहीं होती लाइफ में पूरी जर्नी तक, तब कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोनों आप वही चाहते हो कि वहीं पे जाना है। तो कहीं अगर उनका कुछ सजेशन आ जाता है तो मैं जानता हूँ कि सजेशन आ रहा है ताकि मैं वहाँ उसके ले पाऊँ। तो ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई है कि जहाँ पे हमने डिस्कशंस किए, हमने प्लान भी चेंज किए, लेकिन प्लान चेंज करते वक्त दोनों ने प्लान चेंज किया कि चलो ये करेक्ट है, ये सही, यही होगा। अंडरस्टैंडिंग था, और हमने बोला कि चलो ये करते हैं ये बात। तो आपकी जो ये फिल्म आर्टिकल 370, इसका आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बढ़िया एस्पेक्ट मेरे को लगा वो एडिटिंग है। तो ये एडिटिंग में भी डायरेक्टर का से था या एडिटर की अपनी क्रिएटिव फ्रीडम थी? जैसे स्टोरी में जनरली मैं पूछता हूँ कि स्टोरी में जब सेट पे जाती है तो डायरेक्टर उसमें इम्प्रोवाइजेशन या एक्टर इम्प्रोवाइजेशन कर देता है, तो वो जो क्रिएटिव फ्रीडम डायरेक्टर को होती है ऑन सेट स्टोरी पे या एक्टर को होते हैं, क्या वो पोस्ट में एडिटर को होती है? बहुत हद तक होती है। मेरा काम ये होता है कि उस हद तक कंट्रोल करना। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे शिव कुमार पानीकर इतना टैलेंटेड एडिटर है, उसके साथ काम करने में मज़ा आ गया, लेकिन मेरी हमेशा ये सोच होती है कि फ्रीडम उस हद तक ही देना जहाँ तक विजन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और इसलिए मेरा एक सिंपल फंडा होता है, मैं पहले एडिटर को ये कहता हूँ जो मैंने बोला है वो पहले कर, वो करने के बाद मुझे समझा कि तुझे वो क्यों चेंज करना है। मैं तब थोड़ा सा ये हो जाता हूँ अगर मुझे उस चेंज दिखाने के बजाय आपने डायरेक्टली कहीं पे जंप मारी कि यार ये तो नहीं अच्छा दिखेगा, ये तो ऐसा ही जाना चाहिए। लेकिन शिव कुमार पानीकर इतना एक तो अंडरस्टैंडिंग एडिटर है, प्लस मुझे एक बात उनकी बहुत पसंद आती है कि अगर कोई चीज़ हाफ बेक्ड लग रही है तो उनका फंडा होता है निकाल दो, जो मैं भी एग्री करता हूँ। बहुत डायरेक्टर्स नहीं एग्री करते, मुझे तो अच्छा लगता है अगर हाफ बेक्ड है तो उसे निकाल दो, पूरी तरीके से वो जम नहीं रहा है तो उसको हटा दो, क्योंकि आप एक बोर मत करो ऑडियंस को। आप शायद गंदी फिल्म बनाओ बट बोरिंग फिल्म मत बनाओ, ये उसका हमेशा फंडा रहता है, जो बहुत हेल्प करता है। आप जब, क्योंकि कई बार हमने कुछ बहुत अरसे से टाइम निकाल के कोई सीक्वेंस शूट किया रहता है, हम जानते हैं कि यार ये हमने कितना स्ट्रगल किया उसके लिए, लेकिन बतौर एडिटर उसका काम ये नहीं है कि आपका स्ट्रगल काउंट करे कि कितना आपने किया है, कितने दिन लगाए हैं, कितना हार्डवर्क किया है। पेसिंग का ध्यान रखेगा, वो बोलेगा कि कहानी में उसकी ज़रूरत है तो रख दूंगा, नहीं है तो नहीं रख दूंगा। तो इसके बावजूद 2 घंटे 2.5 आवर्स की फिल्म बनी, मतलब जो इनोवेट्स बड़ी फिल्म है वो, लाइक आप 2 घंटे के बीच में नहीं ढा पाए। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा प्रोसेस था शिव कुमार पानीकर के साथ।
बट हाँ, मेरा एज अ बतौर डायरेक्टर मेरा ये जॉब रहता है कि कई बार अगर उसको फ्रीडम मिल रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए एक पॉइंट तक। कई बार अलाइन रहे या दोनों अलाइन का रहे, विजन। जैसे कि स्टार्टिंग का जब ये था चैप्टर्स की आइडिया जो थी हम दोनों ने एक साथ क्रैक की थी। उसने कहा कि मुझे लगता है चैप्टर्स बनाने हैं, मैं और शिव बैठ गए, हमने सारे नाम एक रात में निकाले थे। जो आपको फिल्म में दिख रहे हैं वो मैंने और शिव पानीकर ने एक रात में निकाले हुए नाम थे। तो वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा है। लेकिन कई बार जैसे पहला जो ये था, पहला जो वीडियो आप अगर प्रोलॉग देखोगे जो अजय देवगन जी के आवाज़ में था, वो कह चाह रहा था कि इसको काट कट करना है, उसमें पीओके की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कम कर दो कम कर दो। जो मैंने लास्ट तक हमने नहीं माना, हमने कहा शिव को कि नहीं, ये ज़रूरी है, लोगों को समझ आना चाहिए कि पीओके कैसे फॉर्म क्या हुआ था, बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है। तो तब जाके आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि नहीं तो बोलेगा अरे यार पिक्चर छूट जाएगी। नहीं, पिक्चर छूट जाएगी। इन्फॉर्मेशन है, हाँ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नहीं छूटेगी पिक्चर, यू बिलीव मी। तो कई बार वो हाथ रख के कहना जो होता है कि बिलीव मी, हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग दोनों में थी। कई बार उसने वो किया और मैंने उस पर बिलीव रखा, और जो फाइनली पन आउट हुआ, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा जो इसका जो अच्छा एस्पेक्ट था आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था रियलिज्म। चाहे ओपनिंग सीन में आप काउंटर टेररिज्म वो ऑपरेशन दिखा रहे हो, या हैंड मूवमेंट है जो दिखा रहे हो कि कैसे जाना है, सोल्जर्स कर रहे हैं, वेपन हैंडलिंग है, रूम क्लियरिंग है, तो इस रियलिज्म को कैसे मेंटेन किया? क्योंकि ये फिल्म बाकी फिल्मों से डिफरेंट थी। जैसे बोला कि आपने बोला कि पीएमओ एकदम रियलिस्टिक देख के लगा, आज तक जैसा नहीं था वैसा दिखा, तो रियलिज्म भी आपकी फिल्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक एस्पेक्ट था। ये कैसे मेंटेन किया? कंटिन्यूस जो ट्रेनिंग था पहले से, कमांडो ट्रेनिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग जो था, वो मैं मतलब आदित्य और मैं दोनों ये चाहते थे कि उसमें ऑथेंटिक लोग रहें, ताकि वो बता पाए प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं, क्या किया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है वही डिफरेंस है एक्शन का। बाकी की आप फिल्में देखो तो उसमें वो समझ आता है सही कि यार आदमी ये सही काम काम करे। तो कहीं ना कहीं वो था, उसके लिए बहुत ही अच्छा मतलब बैकग्राउंड था जिनको हमने लिया था, जो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो एंड तक हमने वो फॉलो करने की कोशिश की और उसको सेंसेशनलाइज नहीं किया कि कहीं पे भी वो मतलब आप इतना बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, जो है वो उतना ठीक है, हम उसमें से ड्रामा निकाल लेंगे। वो जो बुरहान वानी का ऑपरेशन हो या क्लाइमैक्स हो, वही बात थी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म एक्शन पर से, मैं आज भी ये नहीं मानता हूँ कि ये एक्शन फिल्म है। लाइफ में मैं कभी एक्शन फिल्म करूँगा प्रॉपरली, मुझे लगता है तीसरी या चौथी फिल्म मेरी वो एक्शन फिल्म ही होगी। अच्छा, यामी गौतम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और प्रियामणि जी भी, तो इन दोनों से आपने बेस्ट कैसे लिया? या ज़्यादा आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या एक्टर्स वर्कशॉप हुए इस एक्टर्स प्रोजेक्ट के वर्कशॉप लिए? की तो मुझे लगता है टाइम ही नहीं था एक्टर वर्कशॉप की। दूसरी चीज़ मुझे लगता है यामी का प्रोसेस अलग है, प्रियमणि का अलग है। यामी अलग मतलब वो होमवर्क उसका अलग किस्म का होता है, प्रियमणि का थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट है। प्रियमणि इज समबडी हु बिलीव्स इन स्विचिंग, कि समझ लूँ पूरा स्क्रिप्ट क्या करूँ और मैं जाऊँगी सेट पे और मैं चालू करूँगी। विद इन केस ऑफ यामी शी हैज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उनका एक बुक होता है, उसके ऊपर 10 चीज़ें वो लिखती हैं, वो पूछती हैं कि आदित्य ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा पूरे हो सकता है इंक्विजिटिव है। हाँ। और मुझे लगता है दोनों का प्रोसेस उनके उनके एक्टिंग के लिए वो सही है, उनके उनके बिकॉज हर एक एक्टर अलग होता है। तो प्रियमणि जी के साथ सबसे मेरा एक्सपीरियंस ये था, क्योंकि मैंने पहले 7 दिन मेरे पीएमओ के थे शूट, और हम तैयार नहीं थे। मतलब हमारा बहुत चीज़ें, हम बहुत फास्ट जा रहे थे। तो मेरे जहन में था कि यार ये पहले 7 दिन कैसे जाएंगे। लेकिन आई थिंक बिकॉज आई वॉज विथ प्रियमणि, शी जस्ट सेट द टोन फॉर द फिल्म। कि जो शुरुआत हो गई, मैं पहले दिन इतना खुश हो गया था, मैं जानता था अगले 6 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं और बाद में देख लेंगे उनको फिल्म के। डिफरेंट रोल भी मिला था। हाँ, उनको एक तो वो जवान करके आई थी, तो जवान में उन्होंने बहुत एक्शन किया था, तो यहाँ पे उनको मज़ा आ रहा था कि हम पीएमओ में ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ कश्मीर को वगैरह। तो उसमें वो मज़े ले रही थी। और एक चीज़ जो मुझे याद है, मैं शुरुआत में प्रियमणि जी से मतलब जब उन्होंने पहला टेक दिया तो मैंने सोचा यार ये थोड़ा सा और अथॉरिटेटिव हो सकता है क्या, लेकिन उन्होंने ना उसमें एक ह्यूमन फैक्टर डाला जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने मेरा थॉट चेंज किया। मैंने कहा कि यार ये जो आप कर रहे हो ना वही करो, क्योंकि मेरी अगर बहन होगी पीएमओ ब्यूरोक्रेट में तो वो ऐसी होगी, वो ऐसी चलेगी नहीं कि मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूँ, मैं सीरियसली बातें करूँगी, मैं ये जो यूजुअली फिल्मों में किया जाता है। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा जो आप कर रहे हो वही करो, क्योंकि ऐसे ही होंगे कैरेक्टर्स पीएमओ के, क्योंकि मैं मिला हूँ पीएमओ के कैरेक्टर्स को, ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा यार ये बहुत सही होगा, लोगों को थोड़ा सरप्राइज फैक्टर होगा कि जिस इस तरीके से एक औरत इस तरीके से बात करेगी, बहुत जोक भी क्रैक कर रही है बीच में, बातें किस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कर रही है, पीएमओ को मिलने की जा रही है, तो हाँ वो नर्वस है। तो बहुत लोगों ने पहले मतलब एडिट पे भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, मुझे याद है कि यार ये इतनी नर्वस क्यों लग रही है, ये स्ट्रांग क्यों नहीं लग रही है। मैंने बोला उसका स्ट्रांगनेस आगे आएगा,
एक आप layer है वो, समझ गो, character हाँ, arc। आर्क है वो। अभी के सिचुएशन में वो नर्वस ही होगी। अगर वो नर्वस नहीं हो तो झूठ बोल रही है वो आपसे, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो अपने लोगों के बीच में है, वो क्यों झूठ बोलेगी। तो वो बहुत था। यामी का ऑन दी अदर हैंड एक्शन पहली बार कर रही थी। तो एक तो शी वॉज प्रेग्नेंट, तो दैट वाज अ बिग डील, क्योंकि उस वक्त उस सब चीज़ को कंट्रोल करके उनकी सेहत का ख्याल रख के एक्शन करवाना, कुडोज टू हर। कन्विक्शन जो दिखाया, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस energetic रहती है performance। उनकी। तो उनका उनका हमेशा रहता है कि मैं जानता हूँ यामी के साथ पहले 3 टेक्स में मिलेगा। और थोड़े एक्टर्स उल्टे होते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपको 5वां 6ठा टेक बेस्ट देते हैं। परफेक्ट देते हैं। ये दोनों के अपनी एक तरीके हैं और दोनों को आपको रिस्पेक्ट करके उनके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि आप ये क्योंकि नहीं उनको कंफर्ट जोन में रखना zone पड़ेगा, रखना तभी वो पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे set करेक्ट। पे। तो दोनों में मजे थे। अच्छा, आपकी फिल्म का मेरे को बहुत ही मेरा बेस्ट सीन है वो, जब प्रियामणि यामी गौतम के पास आती है उनको ना कन्विंस करने के लिए, और जो यामी गौतम है वो पूछती है कि क्या हम धारा 370 हटा रहे हैं, तो प्रियामणि पीछे बैठती है आराम से, और फिर यामी का एक लॉन्ग स्टडी क्लोजअप आता है। तो वो उन्होंने नेचुरली दिया या आपने वो प्लान किया था, या वो दोनों बेहतरीन एक्ट्रेस है तो वो सीन उन्होंने एक अलग लेवल पे ले गए? मुझे लगता है कुछ भी नहीं कहा था मैंने स्क्रीन पे, मतलब जो पेज पे था वो था। इसके बाद एक तो वो इतना अच्छा प्रियमणि जी का रिएक्शन था कि वो पीछे वो पहले ऐसे आगे होती हैं, वो बाद में ऐसे पीछे बैठती है और जस्ट देखती रहती है। और मैं बहुत खुश हो गया टेक के वक्त कि उन्होंने डायलॉग फटक से नहीं लिया। उसके बाद एक डायलॉग है जो डायलॉग प्रियमणि जी ने बाद में लिया, इतना बड़ा पॉज देने के बाद उन्होंने डायलॉग लिया। कुछ ऐसा कुछ डायलॉग था कि लोगों ने यामी का भी बड़ा शानदार आपने एक। हाँ, तो जब वो एडिट पे आया तो हमें रियलाइज हुआ कि डायलॉग की जरूरत ही नहीं है, उस डायलॉग को हटा दो, सीन अपने आप ऊपर चला जाएगा। शिव सेड कि यार ये डायलॉग की जरूरत नहीं, मुझे भी अच्छा लगा विदाउट डायलॉग, और वो सीन अलग लेवल, उसमें स्मार्टनेस दिखने लगी कि यार स्मार्ट बन गया सीन अचानक से, आपको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं अच्छे एक्टर्स के ये फायदे होते हैं। परफेक्टली करेक्ट। ऐसा कोई सीन जो एडिट में बड़ा चैलेंज बन गया आर्टिकल 370 में? सबसे क्लाइमैक्स बहुत ही बड़ा चैलेंज था। बहुत, मुझे लगता है डेढ़ दो महीना बस क्लाइमैक्स ही एडिट हो रहा था। बाकी तो फिल्म कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो गई थी एडिट, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्लाइमैक्स में इतना टेक्निकल था कि हम किस क्रोनोलॉजी में वो ऑडियंस को बताएं। एक तरीके से वो शूट हुआ था, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से वो शूट हुआ है उस तरीके से एग्जैक्टली अगर हमने लाइनअप किया तो लोग कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। तो तब मैं और शिव और मेरे राइटर फ्रेंड मोनाल, हम बैठ के लिटरली ऑर्डर चेंज करते थे कि चलो अगर मैंने ये पहले किया उसके बाद ये बोला तो पता चल रहा है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वर्ड्स ऑडियंस को पता नहीं है। आप कितना भी बोलो उनको पता नहीं है। सिविक्स इज द वर्स्ट सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स डोंट लाइक इट, मजे आते ही नहीं उनको। तो ये आप कैसे समझाओगे? गवर्नर्स रूल आ गया, प्रेसिडेंट्स रूल आ गया, उसके बाद इस तरीके से पावर शिफ्ट हो गई, बाद में डिलीटेड क्लॉज का मतलब ये है कि आप इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हो। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप कुछ VFX करो इसमें, कि यार आप दिखा दो कि कुछ आता है स्क्रीन पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको इक्वेट किया जा। और मैं ये चाहता था नहीं, अगर ये करना पड़ा तो आप फेल हो एज अ बतौर डायरेक्टर और बतौर स्टोरी टेलर, ये मत बताओ। ये मेरा पहले दिन से ये था। और स्पून फीड मत करो। हाँ, और ऑडियंस को जैसी स्पून फीड करोगे तो एक वो था, और वो कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा थे अगर आप ज़्यादा उनके बारे में बताओगे। और शिव बहुत नर्वस था। शिव मुझे पहले दिन से बोल रहा था, जामले मुझे लग रहा है ये तो यहाँ पे हमारी लगने वाली है। और मैं उसको ये कह रहा था कि एक ढांचा बनने दो, बिलीव कि ऑडियंस स्मार्ट है, ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको कुछ नहीं समझ में। ऑडियंस कलेक्टिव है। करेक्ट। तो मुझे याद है जब फाइनल ओके किया, तब भी जब फाइनल फिल्म का स्क्रीनिंग था तब भी शिव मुझे बोल रहा था कि यार इनको शायद नहीं समझ आ गया कि क्या है। तब मैंने शिव को एक चीज़ बोली थी उस वक्त, मुझे याद है, टू कन्विंस कि इसके बाद अभी और एडिट में चेंज नहीं होगा, ये लॉक्ड है, इसके बाद प्लीज़ मत कुछ करो, हाथ मत लगाओ। उस वक्त मैं उसको बोला था कि ओपेनहाइमर जो फिल्म है आपको पसंद आई? तो शिव ने कहा हाँ मुझे पसंद आई, तो सारे हिंदुस्तान में ज़्यादा चली थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था फिजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस बताओ, तो वो नहीं बता पाए। मैंने बोला तो नोलन फेल हो गया आपको समझाने में। बतौर निर्देशक और स्टोरी टेलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैं आपको स्पून फीड करके सब समझाऊं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंटरेस्टिंग लगे, ताकि फिल्म देखने के बाद एक बच्चा अगर जाके गूगल करता है तो मैंने मेरा काम कर लिया है। अब एक नॉलेज गैप क्रिएट करते जाते हो, डायरेक्टर का काम वही है, ऑडियंस उसको अपनी इंटरप्रिटेशन से फील करते। अगर उनको और ढूंढना है तो वो जाके गूगल पे ढूंढेगी, पब्लिक डोमेन में सब है। अगर वो आप कर पाए तो वो जहन में रहेगी। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे समझानी पड़ी शिव को भी उस वक्त, और
आफ्टर दैट आई थिंक शिव ऑल्सो रियलाइज, जैसे फिल्म अच्छी चलने लगी शिव थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, कहने लगा नहीं नहीं ठीक है, चल रहा है। बट वो उसके जहन में था कि और उसको ठीक से उसको और स्पून फीड करना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। बट दैट वाज माई होल पॉइंट, अगर वो करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी। सिडनी लुमेट जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर है, वो बोलते हैं कि डायरेक्टर्स जॉब इज टू टेल द ट्रुथ। ये ट्रुथ इमोशनल ऑथेंटिसिटी हो सकता है या सोसाइटल रिलीवेंस हो सकता है और रा स्टोरी टेलिंग। सो आपका व्हाट इज योर सिनेमेटिक ट्रुथ एज ए फिल्म मेकर? Can I keep you engaged and make an impact on you after you finish watching the film? अगर आप 370 देख रहे हो तो क्या मैंने आपके जहन में पॉलिटिक्स के बारे में एक इंटरेस्ट हो या फिर एक वेट हो, ग्रेविटी हो, क्या मैं वो क्रिएट करने में कामयाब हुआ हूँ जो पिक्चर ख़त्म होने के बाद भी आपके जहन में है? अगर मैं एक हॉरर फिल्म कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मैं, जैसे बारामुल्ला मैंने की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिल्म देखने के बाद आप घर जाते हो, 2-3 दिन आप सोते हो ठीक से, उसके बाद आप लाइट बंद करते हो, क्या मेरा हॉरर इतना कामयाब हो चुका है कि आपके लिए अभी भी वो हॉरर जिंदा है? वो एक हॉरर फिल्म की मीनिंग होगी या ट्रुथ होगा। हर जॉनर में मेरा ये बेसिक मानना है कि आप, नहीं तो क्या है, मैं कोई रोम कॉम कर दूंगा, आज वो चलेगी, 2 दिन ट्रेंड करेगी, तीसरे दिन खत्म हो जाएगी, भूल जाएंगे। एग्जिस्टेंस ही नहीं है आजकल, वो प्रॉब्लम हो गई है। इतना कंटेंट बढ़ गया, इतनी चीज़ें आ रही है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, मैं क्या बोलूँ। कोई एक्टर आके बोलता है मैंने इसमें ये किया था, मैंने देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज उसने कुछ, दैट हैज़ नॉट क्रिएटेड अ हिस्ट्री। लेगेसी जो बात होती है वो पहले वाले फिल्मों में इसलिए होती थी क्योंकि ट्रूथ वो था कि मैं कहानी आपको दीवार दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको मैं एक ऐसे बंदे की कहानी बताना चाहता हूँ कि नीचे से उठ के इतना ऊपर चला गया, ये कहानी है। वो कहानी की कन्विक्शन ही उतनी है। अभी कैसे आप वो कन्विक्शन के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं फिल्म मेकर्स, ये सोच रहे हैं कि चलो ये, और ऑडियंस नहीं है इतनी पागल। अभी वो ऑडियंस देख रही है स्क्विड गेम्स, ऑडियंस देख रही है बाहर वाले ओपेनहाइमर, वो इतने अभी रिक्शा वाले कंपेयर करती है, इतना आगे बढ़ चुकी है। और आप अभी भी उसी थॉट में बने हो कि ये करूंगा, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, चल जाएगा। कुछ नहीं चलेगा। और वो दिख रहा है, ऑडियंस इतनी अभी इंटेलिजेंट हो गए, उनको आप थोप नहीं सकते कोई एक्टर भी उनके ऊपर। आपको दिखाना पड़ेगा उस एक्टर की, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन औकात ऑडियंस दिखा देगा। एक निर्देशक की भी, अगर मैं अच्छी फिल्म नहीं बनाऊंगा, अगली बार मैं अगर बोलूं कि मैं पॉलिटिकल थ्रिलर और एक बना रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि 370 चल गई तो वही फॉर्मूला मैं वापस उठा के निकाल दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप बोलोगे तो ये तो लेजी हो गया, इसने कुछ ऐसे मेरे को ग्रांटेड ले लिया, रिपीट मोड पे डाल रहा है मुझे बस। तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी बस ये होती है, कोई भी फिल्म हो, कुछ भी हो, इट्स माई जॉब टू रियली मेक देम फील कि कुछ स्पेशल आ रहा है। और अगर वो स्पेशल नहीं आ रहा है तो इट इज़ ओके टू वेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंडस्ट्री अचानक से एक ये बना देती है ना कि यार इसका इतना ही टाइम होता है, क्या टाइम होता है? कहानी इतनी अच्छी है ही नहीं कहीं पे, मार्केट में इतनी अच्छी कहानियां है ही नहीं पड़ी। राइटर्स कितने कम हैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे राइटर्स कितने कम हैं। इसका मतलब है डिमांड, अगर आप अच्छी लिखोगे तो कभी ना कभी डिमांड तो आप ही, सब लोग आप ही के पास आ जाएंगे। ये जो एक नर्वस ये बनाया जाता है अराउंड डायरेक्टर्स भी कि यार आपको दूसरी साइन करनी पड़ेगी, ये साइन करनी पड़ेगी हर साल, हाँ ये करो वो करो, ये नहीं, कुछ नहीं है। ऑडियंस को अभी चाहिए अच्छा माल, वो नहीं दोगे तो बोलेगी चलो जाओ, मैं जा रहा हूँ यूएस का कोई कंटेंट देखने के लिए, नहीं तो यूरोप का कंटेंट देखने के लिए। रिक्शा वाला स्क्विड गेम्स देखता है आजकल, स्पेनिश वाला कंटेंट हिंदी में डब किया हुआ कंटेंट देखता है। ये आज का दौर का ऑडियंस है। और इंडिया इंटेलिजेंट हो गई है, बहुत अपडेटेड है। तो ये ट्रुथ मेरे हिसाब से ये हार्ड ट्रुथ है। जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो एज ए राइटर और डायरेक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, इंडस्ट्री एक बहुत लोग बोलते हैं इंडस्ट्री एक फैमिली है। कुछ फैमिली ऐसे, कोई डिनर पे कोई बैठ नहीं रहा है रात को, सारी इंडस्ट्री बैठ गई डिनर के टेबल पे बातें कर रही है, ऐसी फैमिली तो इंडस्ट्री है नहीं। ये बहुत ही सिंपल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो आपके पास बैग में आपके कुछ बड़ा कुछ होना पड़ेगा। आपके पास अगर गोल्ड नहीं है तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। जिस दिन ये गोल्ड ख़त्म हो गया, सब खत्म। जो नए डायरेक्टर या राइटर्स आ रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं बड़ा इतना हूँ नहीं कि मैं उनको एडवाइस दे सकता हूँ, बतौर दोस्त एक एडवाइस दे सकता हूँ। बतौर निर्देशक तो मुझे भी प्रूव करना है, एक फिल्म से कुछ नहीं प्रूव होता, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर कल जाके आप कुछ चीज़ खुद से कन्विक्शन से कहानी बताना चाहते हो तो ही आपकी कहानी चलेगी। आप ये सोच रहे हो अगर कि ऑडियंस को क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं कहानी लिखूंगा, ऑडियंस को क्या चाहिए आज तक कोई नहीं जानता।
ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रोड्यूसर बोले, डायरेक्टर बोले मैं जानता हूँ, नस पकड़ लिया मैंने ऑडियंस की, अगले रिलीज तक रुक जाओ, अगले रिलीज में पता चलेगा कोई किसकी illusion में है। कोई। तो आप जब तक ये नहीं सोचे मैं और सारे डायरेक्टर्स के नाम निकालो, अनुराग कश्यप, ये सारे लोगों ने जो पहली कहानियां बताई थी वो कहानियां थी जो वो कहना चाहते थे, पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से आई थी, एस्पिरेशन से आई थी, विजन थे उससे आई, इसलिए वो चली। जिस दिन ये बंद हो जाता है, जिस दिन आप सोचते हो कि बोरो ये करने चल लग रहा है, जाते हो आइडिया, तब कुछ नहीं होगा। ये मेरा बेसिक एडवाइस है। थैंक यू आदित्य you सुहास so जी, much. इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में बहुत क्या अच्छा कहना लगा, चाहोगे? बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ प्लेजर टू बी हियर एंड टॉक टू यू एंड हैव दिस काइंड ऑफ अ वेरी नॉर्मल नेचुरल डिस्कशन। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया कि हिंदी में भी था, क्योंकि आजकल हिंदी में हो नहीं पाती बात, और फाइनली हमारी राष्ट्रभाषा है और बात करनी भी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा एक्सपीरियंस शेयर करने में, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में, और ये चाहता हूँ कि आपका भी चैनल आगे बढ़े, आपके जितने इंटरव्यूज़ हैं आगे लोग सब तक पहुँचे, जस्ट मेरा भी नहीं बाकी सबका। हम तो आपका विजन, आपकी जो क्राफ्ट है उसको लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, फिर हम अपने आप ही पहुंच जाएंगे आपके पीछे पीछे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।